हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। अच्छा यार, सच्ची सच्ची बताओ, मतलब कितने सारे मैसेज जब से हम लोगों ने लास्ट एक डेढ़ महीने से सीएमए फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया। आप लोगों के रिवीजन लेक्चर लाने शुरू कर दिए थे। बच्चों के कंटिन्यूअसली मैसेज कि सर हमारे एग्जाम के लिए आप रेगुलर बैच कब लेकर आने वाले हो। द टेलीग्राम ग्रुप वॉज फ्लडेड विद द मैसेज कि सर कब रेगुलर क्लास आने वाला है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑफिशियली योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ, दैट इज योर पेपर नंबर 13। सर भले ही इस पेपर नंबर को मैं बोल रहा हूँ, पेपर को बोल रहा हूँ पेपर नंबर 13, बट दिस सब्जेक्ट इधर कैन ब्रेक यू और कैन मेक यू। सर कैसे? बिकॉज जब आप सीएमए फाइनल पे आते हो, ग्रुप नंबर 3 के अंदर सबसे पहला पेपर जो अपियर करते हो दैट इज योर लॉ। लाइक जैसे फाउंडेशन में भी पहला लॉ ही था, अच्छा इंटर लेवल पे भी पहला लॉ ही था, वैसे फाइनल लेवल पर ही लॉ का ही सब्जेक्ट है। अब सर क्या होता है, सुनना इस बात। लोग जनरली कहते हैं अंत भला तो सब भला, मैं बोलता हूँ नहीं। वेल बी बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर शुरुआत सही हो जाए ना, आधी मंजिल आपने वहीं पे पार कर ली। तो अगर आपका पहला पेपर लॉ का है, एंड गाइज आपको थोड़ा भी डाउट होगा खुद के ऊपर कि यार शायद ये पेपर मेरा इतना अच्छे से नहीं हुआ है और इस पेपर में पकड़ आनी बाकी है, तो मैं आपको बोलूंगा आप थोड़ा भी विचार मत करना इस क्लासेस को परचेस करने के पहले। अगर आपको चाहिए होगा तो आप रिवीजन लेक्चर देख लो, उसके नीचे बच्चों के कमेंट देख लो कि सर इतने भयंकर टॉपिक आपने कितने समय में खत्म कर दिए, इतने से मतलब लोग पहली बार भी पढ़ रहे तो भी वो कैपेबल है पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यार रेगुलर की बैच अलग बात ही अलग होती है। वहां पे मैं चीज़ों को सिर्फ रिमेंबर करके आपको एग्जाम ओरिएंटेड बना के छोड़ दिया हूँ। यहाँ पर हम लोग कंसेप्चुअली आगे बढ़ेंगे। आप उस पोजीशन में होगे जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, तो आप हर एक प्रोविजन के पीछे के लॉजिक बता सकते हो, एग्जैक्ट कौन सा प्रोविजन कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है ये भी आप बता सकते हो इस रेगुलर बैच के मार्फत। अब सर हम लोगों ने क्या करना है, कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बता देता हूँ कोर्स को शुरू होने के पहले। सर कुछ बच्चों के लिए तो शायद मैं नया होगा ना, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। गाइज आई एम सी एस सतीश बाहेती। इसके अलावा सर, इसके अलावा कहाँ से बिलोंग करते हो सर, कहाँ से हो आप? वैसे तो मैं अभी पुणे में हूँ सिंस लास्ट 11 ईयर, लेकिन बेसिकली वी आर फ्रॉम अकोला। मतलब वी आर क्यों सर, हमारी फैमिली एंड मी है ना। उसके अलावा सर क्वालिफिकेशन से कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आई वॉज अ कॉलेज टॉपर एज वेल एज यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी इतनी बातें क्यों बता रहे हो सर अपने बारे में? द रीजन बीइंग, आपको भी ये पता होना चाहिए, देखो खुद की तारीफ नहीं करना है, बट जिससे आप पढ़ रहे हो दैट पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। अब सर पेपर के बारे में बात करते हैं। दिस इज योर पेपर नंबर 13 जो डिवाइडेड टू पार्ट के अंदर। गैस पार्ट नंबर ए जो आपका है 60 मार्क के लिए, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट लॉ। और सर कॉर्पोरेट लॉ के अंदर तीन टॉपिक आएंगे आपके। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013। सर इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। और सर इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अगर आप ये तीन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो 60 मार्क फॉर श्योर यू विल गेट। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अपने स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थोड़े अपने दिल के बहुत ज्यादा करीब है। ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप लेक्चर नंबर 1 ही शुरू करते हो ना, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने एकदम दिल के बहुत ही करीब सब्जेक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और सर इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर ये तीन टॉपिक हो जाते हैं तो 60 मार्क फॉर श्योर यू विल गेट। सर इसके अलावा 40 मार्क्स। अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कंपनीज एक्ट सब एक चैप्टर है, नहीं गाइस, कंपनीज एक्ट आप लोगों के सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, है ना। अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को लिख भी सकते हो, लिख लेना गाइस एक बार। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1.5 जो है, जो बात करता है किसके बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। मतलब सर यहाँ पर कवर हो गया सेक्शन नंबर 149 से लेकर सेक्शन नंबर 172 एंड सेक्शन नंबर 195 से लेकर सेक्शन नंबर 205। अब इसके अंदर भी तुमको एक बात बताता हूँ मैं, जैसे मैंने ये सारा रेंज ऑफ सेक्शन तो दिया है, लेकिन आपको सेक्शन नंबर 204 नहीं है, सेक्शन नंबर 205 नहीं है, यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 150 आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देर आर कुछ बेसिक सेक्शन लाइक सेक्शन नंबर 171, 172, ये सीएमए के सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है, अगर आप 149 पढ़ रहे हो
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट कैसे करना है ये लिखा है सेक्शन नंबर 150 के अंदर। आपको लगता है आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा तो आप मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हो? नहीं, जो वैसे भी एआई का ज़माना आ रहा है और हम लोगों को उससे ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा अगर कॉर्पोरेट वन में टिकना होगा तो मेक श्योर गाइज, आई विल एश्योर यू, जो सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है मैं उसका आपको स्क्रिबल करा दूंगा, मैं आपको उसके बारे में एक ब्रीफ समरी लिख के दे दूंगा, डिटेल में आपको लिखा के दे दूंगा, भले उसको मैं बुक से गो थ्रू ना कराऊँ, लेकिन जो आपके सिलेबस में है बेटा उसको हम लोग बहुत ही डिटेल लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक चैप्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, केएमपी, ये 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं आपके सिलेबस में। इसके अलावा सर आपके सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर आएगा बोर्ड मीटिंग का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर। आप मेरे साथ में लिख रहे हो, मैं आशा करता हूँ गाइस आप मेरे साथ में लिख रहे हो। ठीक है, बोर्ड मीटिंग एंड पावर्स, यहाँ पर सेक्शन आते हैं सेक्शन नंबर 173 से लेकर आपका सेक्शन नंबर 195, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके सिलेबस के अंदर। ये 2-3 चैप्टर अपने आप में महारथी है, ये एक कैटेगरी चैप्टर है, आप इसको गलती से भी छोड़कर नहीं जा सकते हो गाइस। ठीक है, जैसे आपने 1.15 कंप्लीट कर लिया, 1.6 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मेरा ऑर्डर ऑफ टीचिंग जो रहेगा जरूरी नहीं मैं वो मॉड्यूल के हिसाब से जाऊँ, मैं आपको लॉजिकली जो सही बनता है, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आता है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके मेरे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और ये सबसे टेक्निकल सिलेबस पार्ट है आपके सिलेबस का, जो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा, बिकॉज स्टार्टिंग में पढ़ी हुई चीज़ें लॉन्ग लास्टिंगली याद होती है। और सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप देखो तो मैं आपको डे 1 के लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाली बातें भी लिखा के दे रहा हूँ। इसका मतलब सर पूरा जो सब्जेक्ट होता है होने वाला है वो राइटिंग में कवर होने वाला है अपनी वाली क्लास के अंदर। आगे बढ़ते गए, इसके अलावा सर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके अलावा आप पढ़ोगे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये एक टॉपिक आप लोग पढ़ोगे। सेक्शन नंबर 206 से शुरू हो जाएगा, 220 तक चल जाएगा। सर जैसे ही आपने ये वाला कंप्लीट कर दिया, इसके अलावा आप पढ़ोगे कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, लिख लेना साथ में मेरे साथ में सारे, एंड अमलगमेशन। अब तुम लोगों ने सुना होगा फ्लिपकार्ट और मिंत्रा मर्ज हो गए, अमलगमेट हो गए एक दूसरे के साथ में, लेकिन एक एक्चुअल प्रोसीजर कैसे होता है, मैंने खुद ने ये काम किए वाले, तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता सकता हूँ। मैं खुद एनसीएलटी के सामने लिटिगेशन कर चुका हूँ, केसेस लड़ चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। सर इसके अलावा बेटा, इसके अलावा काफ़ी सारे पुणे के अंदर ऐसे बड़ी बड़ी फर्म है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेक्शन पे प्रैक्टिस कर रही है, सेक्शन नंबर 241 से लेके 245, दैट इज योर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। कंपनी के अंदर जो झगड़े होते हैं ना, बस ये सेक्शन 241 से लेके 245 काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस सिर्फ इस एरिया में करते हैं। तो गाइज ये आपका बेसिक सबसे वो सब्जेक्ट हो गया, वो टॉपिक हो गए जो थोड़े टेक्निकल नेचर के। अगर आपने यहाँ तक अपनी पकड़ बना के रख ली तो ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से लर्न हो गए, तो बेटा आप लोगों को मतलब पास होने से कोई नहीं पीछे खींच सकता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में आपके पास चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, इसके अलावा गाइस आप लोग पढ़ोगे डिपॉजिट के कुछ सेक्शन जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सर इसके अलावा आप पढ़ोगे किसके बारे में, डिबेंचर के बेसिक तुम लोग पढ़ने वाले हो। कहाँ पे, अपने सिलेबस के अंदर। डिबेंचर सेक्शन नंबर 71, ये 73 से लेके 76A। इनकॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22। और गाइस प्रमोशन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ये आपके सिलेबस में डिटेल में दिए हुए हैं। इसके अलावा सर और हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना है डिविडेंड चैप्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन नंबर 123 से लेके सेक्शन नंबर 127। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर आप इतना फास्ट क्यों जा रहे हो, बेटा तुम तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो पॉज कर सकते हो ना, मैं मेरी स्पीड को मेंटेन करता हूँ, आप लोग अपने स्पीड के हिसाब से मुझे एडजस्ट करो, मतलब मैं आपके इशारों पे चल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपका आता है अकाउंट एंड ऑडिट नाम से एक चैप्टर, जो शुरू होता है सेक्शन नंबर 138 से और कंटिन्यू सॉरी सेक्शन नंबर 128 से और कंटिन्यू करता है, एंड होता है 148 तक। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में, और सर ये कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स। इसके अलावा सर आप पढ़ोगे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स।
और सर इसके अलावा आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितने मार्क्स के लिए गए, 10 मार्क्स। तो आप देखो आपका सिलेबस आपको समझ में आया क्या क्या है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन, इसके अलावा डिपॉजिट के कुछ सेक्शन पढ़ोगे, डिबेंचर के टाइप पढ़ोगे, इसके अलावा सर बोर्ड ऑफ अच्छा डिविडेंड के बारे में पढ़ोगे, अकाउंट्स ऑडिट के बारे में पढ़ोगे, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केएमपी, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमलगमेशन, और इसके अलावा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, और साथ ही साथ में आप पढ़ोगे आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और साथ ही साथ में आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड होता क्या है? हम लोगों को विजय माल्या याद है क्या, बताओ। सर विजय माल्या जब पैसे पे नहीं कर पा रहा था, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ड्यू नहीं कर पा रहा था, क्रेडिटर के पैसे बैंक के पैसे दे नहीं पा रहा था, मतलब सर क्या हो गया था, उसका एल उसके ए से बड़ा हो गया था। अरे सुनो, उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से बड़ी हो चुकी थी, और क्योंकि आपकी लाइबिलिटी आपके एसेट से बड़ी हो चुकी है, हम लोग कोशिश करेंगे आपके ए को बड़ा करने का, मतलब अरे आपकी एसेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे सो दैट आप अपनी लाइबिलिटी को पे कर पाओ। हम लोग देखो कभी भी किसी कोई बीमार हुआ तो ऐसा थोड़ी ना उसका मर्डर कर देते, अपन उसको मार डालते, बोले बीमार हो गया, बोले जीवन में जीना, पहले कोशिश करते ना उसको बचाने की, और अगर बच जाए तो अच्छी बात, और बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बच नहीं पा रहा है, उसका एल अभी भी उसके ए से बड़ा ही है, मतलब लाइबिलिटी एसेट से, बेटर इसका क्या कर दो, दी एंड, मतलब सर इसका हो जाएगा एंड, फिर इस कंपनी को कर देंगे बंद। तो यही बात हम लोग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में पढ़ेंगे कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक कंपनी जो इंसॉल्वेंट हो चुकी है उसको हम लोग कैसे रिवाइव कर सकते हैं, दैट इज CIRP, कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सर वो कंपनी रिजोल्व नहीं हो सकती है, हम लोग उसको रिवाइव नहीं कर सकते, वाइंड अप कर देंगे। वैसे इंडिविजुअल के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया है कि एक इंडिविजुअल का एल जब उसके ए से बड़ा होता है, मतलब लाइबिलिटी एसेट से बड़ी होती है, तो उस वाले केस में उसको कैसे बचाएंगे, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, एक अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस आपने कैसे करनी चाहिए, कि कोई भी आएगा, जैसे मैं आपको एक नाम लेता हूँ कंपनी का, किंगफिशर, बेटा आपके दिमाग में क्या आएगा, इस कंपनी ने गलत किया है। ग्रोमोर किसकी कंपनी है सर, हमारे क्या बोलते स्कैम 1992 के अंदर हर्षद मेहता जी की, सर कुछ तो गलत किया है लोगों के साथ में। सहारा ग्रुप सुब्रता राय, सर कुछ तो गलत हुआ है लोगों के साथ में। तो आप सत्यम, सर कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था इस वाले केस में भी, लेकिन आज सही है क्योंकि उसको टेक महिंद्रा ने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, मतलब उसको रिवाइव करने की कोशिश की थी और रिवाइव होगी, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जो रिवाइव नहीं हो पाई, इसको मरना ही, मतलब इसका एंड होना कंफर्म था। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे गए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। लेकिन ये कंपनी में इतने बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, ये होते ही नहीं अगर इनके प्रैक्टिसेस अच्छी होती, अगर इनके रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे होते, अगर ये अपने काम धंधे सही से करते, तो क्या इतने बड़े फ्रॉड हो सकते थे, बिल्कुल नहीं हो सकते थे। तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब किसी को रेगुलेट करना, और यहाँ पे हम पढ़ रहे कॉर्पोरेट को कैसे रेगुलेट करते हैं। अलग अलग कमेटी बनी थी, उन्होंने अपने कुछ सजेशन दिए थे जो आपके सिलेबस में एड ऑन कर दिए हैं हम लोगों ने, मतलब मैंने नहीं, इंस्टीट्यूट ने। तो अगर आप, मैं बता रहा हूँ सिलेबस वॉज सो ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड, यू विल लव द सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है क्या। और सर यहाँ पर आपके कंफर्म हो चुके हैं कितने, 60 मार्क्स। तो देखो यहाँ पे कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सर व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गाइस आर बेटर अवेयर, ठीक है, कि कंपनी तुम जो भी हो आज लोगों के बदौलत हो, और कल जाके तुम्हारा काम है कि तुम लोगों को पे ऑफ करो, जैसे रिलायंस फाउंडेशन गरीबों के लिए काम करता है, समझ में आ रहा है। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है, हमने कभी वो एडवर्टाइजमेंट देखी क्या, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ में ऑडी में बैठा हुआ है और सिग्नल लगा हुआ है, वो बोलता है पापा मैं बड़ा होकर एक साइकिल रिपेयरिंग की शॉप खोलूंगा। पापा को बुरा लगा यार, साला मैं ऑडी में घूम रहा हूँ और ये बच्चा मेरे को क्या बोल रहा है कि मैं साइकिल रिपेयरिंग की शॉप खोलूंगा। बोले इसकी माँ नहीं, कुछ नहीं। बोले अरे यार ये कैसा है, बोले मेरा बच्चा है, शर्म नहीं आती इसको। बोले पापा सही है ना, अगर यहाँ पर रेड सिग्नल लगा हुआ है और फिर भी अगर आप लाइट बंद, क्या बंद नहीं कर रहे हो, आपकी गाड़ी की चाबी को बंद नहीं कर रहे हो, मतलब आने वाले समय में पेट्रोल बचेगा नहीं, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लोग साइकिल पे शिफ्ट हो जाएंगे, साइकिल पे शिफ्ट हो जाएंगे तो रिपेयरिंग वाले की डिमांड बढ़ जाएंगे, उनमें कौन बनने वाला, रिपेयरर वाला। मतलब बेटा उसके पापा को शर्म आती है, उसके पापा गाड़ी की चाबी को बंद कर देते हैं। बेटा ये सस्टेनेबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आई एवर सीन। इसमें क्या बोला हुआ है कि यूज द रिसोर्सेज इन अ सच्चे मैनर, जो आपके पास रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल क्यों ना हो, ठीक है, यूज अ रिसोर्स इन अ सच्चे मैनर दैट नॉट ओनली यू, सिर्फ आप नहीं, योर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ इट, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन जो है ना वो भी इसका बेनिफिट ले सकती। इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को क्या करो, यूज करो। नहीं तो समझा, हमको म्यूजियम में जाना पड़ रहा है, पेट्रोल देखो कैसे दिखता है, अरे देखो वो नीला हरा कलर का है। बेटा मैंने सुना है पेट्रोल की तो स्मेल, जो सुगंध है वो भी बहुत अच्छी आती है। सच्ची, हाँ, मेरे पापा को तो शौक था।
ऐसा करने, अरे लो सुनो, तो यहाँ पर आप, मैं बोलूँ तो सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिस फॉलो करो, कि यहाँ पे जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन का एक कंसेप्ट है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते गए, ये हो गया आपका कॉर्पोरेट लॉ, जो किसकी बिहेवियर को गवर्न करता है, किसके बिहेवियर को समझाता है। गाइस ये समझाता है आपको किसके बिहेवियर को, कॉर्पोरेट के बिहेवियर को। जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया गाइस, यस और नो। और अब बात आती है आपकी इकोनॉमिक्स लॉ को। सर इकोनॉमिक्स लॉ क्या होते हैं, एकदम आराम से फोकस करना गाइस। इकोनॉमिक्स लॉ विच अफेक्ट योर इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैम 1992 हुआ गाइस, यस और नो। जैसे स्कैम 1992 हुआ, 1992 में एक अथॉरिटी सामने आ गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सर व्हाट इज रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। बताओ, बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन के जो ट्रेड हो रहे हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। वैसे ही बैंकिंग के लिए, अगर इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जो आज के आपके हाथ में फोन है ना, इसको कौन गवर्न करता है, इनकी कंपनियों को कौन गवर्न करता है, ट्राई, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से बेटा सिक्योरिटी मार्केट जो है, जहाँ से हम लोग शेयर को सेल परचेस करते हैं, अब जहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी ना हर्षद मेहता के ज़माने में, उसको रोक दिया गया है। ये कौन है, सेबी। और सेबी जब रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉ बनाती है, उसको बोलते हैं रेगुलेशन। ये मैंने सीएमए इंटर के डे 1 का डेमो लेक्चर, उसके अंदर जाके देख सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड। तो उसको क्या बोलेंगे गाइस, रेगुलेशन। तो सेबी के रेगुलेशन भी आपके सिलेबस में है। सर सेबी के कौन से, 3 रेगुलेशन आपके सिलेबस में है। जब आईपीओ आप लेकर आते हो या एफपीओ आप लेकर आते हो, मतलब पहली पहली बार या सेकंड टाइम आप अपने शेयर को फंड रेज कर रहे हो, शेयर इशू करके, सिक्योरिटी इशू करके। इसके अलावा सर, इसके अलावा गए आपके इनसाइडर ट्रेडिंग, जो हर्षद मेहता के केस में हुआ था, इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में क्या रेगुलेशन है, वो सारे। और टेक ओवर रेगुलेशन, हमने देखा एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है, टेक ओवर, तो इससे लेके रेगुलेशन आपके सिलेबस में है। और ये हम लोग कवर कर रहे हैं कहाँ पे, सेबी रेगुलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इजीली कवर होगा, मार्क भी इजीली मिलेंगे। सर इसके अलावा कंपटीशन एक्ट। सर व्हाट इज कंपटीशन एक्ट, दो बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ में मिले। अब वो देखो, हम लोग बोलते हैं दो कंपनियां एक दूसरे की राइवल है, पर वो दो कंपनियां एक दूसरे को बोलती है, जब हाथ मिला के काम बन सकता है तो दुश्मनी क्यों पाले, मतलब दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया को तो एक साथ में आना पड़ा, रिलायंस को जियो को टक्कर देने के लिए। नहीं तो सोचो, एक सब तरफ रिलायंस था, आइडिया था, एक तरफ वोडाफोन था, एक तरफ एयरटेल था, एक तरफ डोकोमो था, एक तरफ एयरसेल था, एक तरफ और क्या बोल सकते हैं, सी डी एम एल, रिलायंस का अपना सीन था। और जैसे ही जियो का, टेलीनॉर नाम की एक कंपनी थी, जैसे ही रिलायंस जियो आया, उनको नहीं लगता इसका नाम है जियो, लेकिन इसने सबको मार डाला, जियो जीने नहीं दिया किसी को। और इसका नाम जियो क्यों गिरा, उसका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। मुकेश अंबानी का पहला बिजनेस क्या था गाइस, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑयल, राइट। और मुकेश अंबानी का बच्चा अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, बेटा इनका बिजनेस है जियो का, ऑयल का। बोलते हैं ना, बच्चा अपने पिताजी का मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब प्रतिबिंब बोलते हैं उसको मराठी के अंदर, एग्जैक्टली। पापा का पहला बिजनेस क्या था, ऑयल। ऑयल का मिरर इमेज क्या बनेगा, जियो। एंड दिस इज हाउ द जियो कम इनटू एग्जिस्टेंस। खुद तो जी रहा है, सबको मार दिया, एयरसेल बंद हो गया, डोकोमो बंद हो गया, टेलीनॉर बंद हो गया, गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वोडाफोन आइडिया, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, वो मर्ज हो गए। तो सर मतलब क्या हो गया, कंपटीशन को तबाह करके रख दिया। हाँ, तो सर वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर केस फाइल करो, नहीं बेटा, हमारा तो फायदा किया था ना उस कंपनी ने, तो इसलिए वो नहीं फंसती है। बट ऐसे ही कंपटीशन को गवर्न करने के लिए हमारे पास आ जाता है कंपटीशन एक्ट। सर इसके अलावा आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों मतलब बहुत अच्छी वाली बात बता रहा हूं मैं, फेमा इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट टेक्निकल टॉपिक इन योर सिलेबस। और मेरा ऐसा था यार, मैं फेमा पढ़ूंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। बच्चों ने, मैंने जितने भी रिवीजन लेक्चर डाले थे, सबके नीचे सर फेमा, सर फेमा, सर फेमा, सर फेमा। मैंने फाइनली डिसाइड किया चलो एक फेमा का लेक्चर डालते हैं। बेटा मैंने 1.5 घंटे का फेमा का लेक्चर डाला, जिसमें बच्चों ने ये बोला,
सर इतनी क्लैरिटी आज तक किसने नहीं दी थी जितनी आपने आपके लेक्चर के थ्रू दी है, 1.5 घंटे के अंदर फेमा। ठीक है, तो फेमा का लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन उसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ाने के लिए मेरे को लगेंगे 12 से 13 घंटे, जो वहाँ पे पढ़ा हुआ है कितने घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर। तो फेमा इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आप इंडिया के बाहर जाते हो, डॉलर चाहिए कि नहीं चाहिए? इंडिया के बाहर से कुछ परचेस कर रहे हो, उसको पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए नहीं चाहिए? सर फॉरेन टूर में जाऊंगा सर मालदीव्स में शादी होने के बाद में, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बेटा हमारे इंडिया के पास ही फॉरेन का क्या रिजर्व पड़ानी है, और तुम बोल रहे हो इंडिया के बाहर जाना है, तुमको लगता है तुमको जाने को मिलेगा? तो डोंट यू थिंक हमारे रिजर्व को थोड़ा सा मेंटेन भी करना पड़ेगा, लेकिन हेल्दी कंपटीशन भी रखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए जो हमारे पास लॉ जाता है, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कौन से जैसे फॉरेन फॉरेन का बंदा, मानो डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया में आ रहा है, एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहा है, डोनिया नॉट अलाउ। हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारा एकमेव वो काम है जो हम लोगों का है, उसमें हम लोग बाहर वालों को एंट्री नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमने फेमा का फंड रोक के रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? कहीं पे 100% फेमा अलाउ है किसी बिजनेस में, किसी बिजनेस में जितना पैसा इन्वॉल्व है उसके सिर्फ 51% तक अलाउ है, कहीं पे सिर्फ 49% तक अलाउ है। तो फेमा के बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स रेगुलेशन बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको सर। इसके अलावा क्योंकि मैं खुद फेमा में प्रैक्टिस करता हूँ, लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। अब मैं आपको एक सच्ची वाली बात बताऊँ, सच्ची वाली, इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सर क्यों? दोनों का मिलाकर वेटेज 5 का है, भले इन्होंने लिखा 10 का है। तो बेटा ऑप्शन में पेपर आता है, मैं पेपर पैटर्न भी आगे आपसे डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑप्शन में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम छोड़ने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इधर क्या कुछ नहीं लिखा है बेटा, हम लोग हर एक चीज को पढ़ के जाएंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल यू शुड नॉट लीव एनीथिंग। ठीक है सर। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का लॉ है, बहुत ईजी, आपके सिलेबस में बहुत ईजी तरीके से कवर किया है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको बाजू में दुकान दिख रही है रामू काका की, रामू काका की दुकान, आप उसकी बेटा कभी बेइज्जती कर दे रहे हो, बोले ये रामू काका किस काम का, छोटा तो दुकान है, क्या अकड़ दिखा रहा है? रामू काका जैसे छोटे 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 दुकानदार को पकड़ लो, तो इंडिया का 70% जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसी छोटी दुकानों का है। इंडिया में क्या बोल सकते हैं 60% 50% के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है वो ऐसी छोटी छोटी दुकानों की वजह से हुआ है। तो इनडायरेक्टली इंडिया का सब्सटेंशियल जो फ्लो ऑफ वर्क है ना, वो इन लोगों की वजह से है। और अब ऐसे लोगों को समय पे लोग पैसा नहीं देते बेटा। इनका बिजनेस अगर बंद हुआ तो इनके पास जॉब करने वाले लोगों की वांदे हो जाएंगे, उनके घर में इनकम नहीं आएगी, आमदनी नहीं आएगी, तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और ओवरऑल इकोनॉमी में एक क्या आ सकता है, रिसेशन आ सकता है। तो एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बनी गए एमएसएमई का लॉ। बेटा ये सारा चीज अपने को पढ़ना है। इसके अलावा लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी। अब तुम देखो यार, क्या होता है ना कि हमारा फोन जो है वो ब्लिंक हुआ रात को, और हमने सोचा टेक्निकल ग्लिच होगा, हम लोग सो गए, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पता चला कि किसी दूर जहां में कोई बैठे हुए हमारे मोबाइल को एक्सेस कर रहा है, और वो रात में तुम्हारी वीडियो बना दिया। इमेजिन कर सकते हो, जो करना है वो कर, है ना? तुमको नहीं लगता तुम्हारी प्राइवेसी अफेक्ट हो गई? तो आज के डेट में ऐसे पर्सनल अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक मेल आ गया, मेल को ओपन कर दिया बेटा, तुम्हारे सिस्टम में वायरस घुस गया और उसने तुम्हारे सारे फाइल को डिलीट कर दिया। ये तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर अटैक था, साइबर सिक्योरिटी का, साइबर का। ठीक है, मतलब ऐसे वाले के मालवेयर बोलते हैं उसको। ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मानो आधार कार्ड के सारे डेटा लीक हो जाए, कैसे होगा? क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास है। तो डोंट यू थिंक वी नीड टू प्रोटेक्ट? एक जमाने में हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? हमारी प्रॉपर्टी थी गोल्ड, सिल्वर, कॉइन, द मनी दैट वी होल्ड, एंड द यूनिक एंड द एंटिक थिंग्स, जो पुरानी रेयर चीजें होगी। बट आज की डेट में रियल प्रॉपर्टी क्या है, रियल वेल्थ क्या है, पता है? डेटा। आई टेल यू, I was teaching at one of the platform XYZ Academy for 2.5 years। एक टेक प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन एजुकेशन में चलता है, आप लोग नाम गेस कर सकते हैं, XYZ Academy है वो। अब उस एकेडमी के अंदर अगर एक बच्चा लॉग इन करता है मेरे लेक्चर के अंदर, मेरे को मिलता था 300 रुपये। बेटा मेरे एक एक क्लास के अंदर 300-400 बच्चे बैठते थे उस समय में, CA फाउंडेशन के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ही मैंने लॉगिन किया, उन बच्चों ने लॉगिन किया, डोंट यू थिंक उन्होंने उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारे डिटेल डाले हो गए? बेटा वो जो 300 रुपये हमें दे रहे हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंस्पायर करो, वो चाहते कि उन बच्चों का डेटा हमारे पास आए। तो इवन तक देयर इज अ कंपनी कॉल्ड पेपल, पेपल एक नाम की कंपनी थी, इसका ओनर कौन था, फाउंडर कौन था? इलॉन मस्क, जो आज टेस्ला और स्पेसएक्स का ओनर है।
और साथ ही साथ में तुम्हारे एक्स का मतलब ट्विटर जो इनिशियली था, इसका पहला पॉलिसी क्या था पता है क्या? 2015 में वो इंडिया में पेटीएम ने अडॉप्ट किया था। उनका पॉलिसी क्या था कि अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें लॉगिन करोगे, $1 हम आपको देंगे। मतलब हमारा, तुम ऐसा हो गया ना, मेरे घर में आके रहो, मैं तुमको रेंट दूंगा। बेटा तुम मेरे घर में आओगे तो तुम्हारे बारे में वो सारी बातें मुझे पता चलेगी जो पब्लिकली सबको पता नहीं है। ऐसे ही यही चीज़ 2015 के अंदर पेटीएम ने अडॉप्ट किया इंडिया में कि पहला रिचार्ज करो 50% ऑफ। तुम 100 का रिचार्ज करोगे, 85 रुपये पे करना पड़ेगा, 50 रुपये हम पे करेंगे। लेकिन बेटा उस रिचार्ज के लिए आपको पहले पेटीएम में लॉगिन करना पड़ता था। आपका मोबाइल नंबर, आपका क्या बोल सकते हैं, ईमेल आईडी, इसके थ्रू, आपके बैंक डिटेल्स के थ्रू आपको क्या करना पड़ रहा है, लॉगिन करना पड़ रहा है। डोंट यू थिंक वो जो 50 रुपये वो पे कर रहे हैं ना तुम्हारे भी आप में, वो उपकार नहीं कर रही, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डेटा डेटा एक्वायर करने का वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट है वो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपका डेटा आ गया मानो पेटीएम के पास, और पेटीएम का डेटा किसी ने हैक कर दिया, तुमको नहीं लगता तुम्हारी लग गए बैठे बैठे खड़े खड़े, जैसा भी समझना है, लेटे लेटे। तो बोलने का मतलब क्या, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ हमारे सिलेबस में डाला है, दैट इज बेटा लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। इसके भी रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है मेरे। सर इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्या होता है सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? सुनो, हमने एक मूवी देखी शिवाजी द बॉस, एकदम गरीब नंगचोट आदमी कैसे बड़े बड़े लोगों के पोल खोलता है, तुम्हारे पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, फिर तुम्हारी पोल खोल के तुमको डराना, तुम्हारा पैसा अपने पास लेना। बेटा ब्लैक मनी तुमने ब्लैक अपने पास लिया तो वो है तो ब्लैक मनी ना। अब उसने इंडिया के बाहर अलग अलग अकाउंट में डाला, फिर यहाँ पे खुद का बिजनेस चालू किया, और 10 अकाउंट से डोनेशन के नाम पे वो पैसा लिया। मतलब उस ब्लैक मनी को उसने लीगली कन्वर्ट कर दिया, और अब इस मनी को वो अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। सर क्लोथ लॉन्ड्रिंग सुना है, कपड़े धोना, पैसे को धोना, मतलब कालापन लगा हुआ है, ब्लैक मनी है, उसको हटाना, उसको व्हाइट करना, क्लीन करना। ऐसा इतना ढोकलेपने मत करो। ब्लैक मनी टू को कन्वर्ट करना है व्हाइट मनी में, दैट इज योर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये वाला लॉ भी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल एट द एंड अगर मुझे आप लोगों से बात करनी है तो हाउ इट इज सिलेबस कैसे है, इट वॉज फैंटास्टिक। मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। तुम सोचो मेरे को बताने में इतना मजा आ रहा है, तुमको पढ़ने में कितना मजा आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट कॉल्ड कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। इसके अंदर अगर मैं बात करूं सर, ये इकोनॉमिक्स लॉ जो है कितने मार्क्स के लिए, दिस इकोनॉमिक्स लॉ इज फॉर 40 मार्क्स गाइस, एंड दिस कॉर्पोरेट लॉ इज फॉर 60 मार्क्स, ठीक है। वॉट यू विल बी गेटिंग, अब तुम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है इन सारी लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं अप्रोक्स 70 लेक्चर रहेंगे, विच इज अप्रोक्स 120 आवर्स मैक्सिमम सर के ऊपर पानी गए। आप देखो रिवीजन लेक्चर में इतना डिटेल में कवर किया मैंने 7-8 घंटों के अंदर, ये तो मेरे पास काफ़ी समय हो गया। तो सर इतना समय क्यों लग रहा है, बिकॉज मैं हर एक चीज़ को स्क्रिबल कराऊंगा, क्लास में लिखाते 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 पढ़ाने वाला हूँ, तो इतना समय तो लग जाएगा। मान के चलो आप लोग 120 आवर्स में, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस, जो आपका बाकायदा लर्न भी हो जाएगा। सर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलने वाली आपकी मेन बुक, और साथ ही साथ में आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक मैंने अरेंज कैसे किया है सर, आपके अटेम्प्ट के हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल दिसंबर 2024 उसके अंदर कौन से क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, सर फिर जून 2024 में कौन से क्वेश्चन आए थे इस अटेम्प्ट से। तो आप लोगों को पता चलेगा कि सब कुछ कवर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल टेस्ट पेपर। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया तुम्हारा, कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर है। लेकिन सर मैं सच्ची बताऊँ एक बात, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है तुम्हारे पास, मतलब इन्होंने क्वेश्चन है ना बहुत क्वालिटी वाले पूछे नहीं इंस्टीट्यूट ने। अब क्या होता है ना, तो मैं जब जब आपको लॉ पढ़ाते जाऊंगा, लॉ से बनते हुए केस स्टडी शायद सीए इंस्टीट्यूट ने पूछे हो, चाहे सीएस इंस्टीट्यूट ने पूछे हो, मैं वो कवर कराऊंगा। क्यों, जब से आप केस स्टडी को पढ़ते हो, उसके ऊपर उस लॉ को जो पढ़ा है उसको अप्लाई करते हो, आपकी दिमाग चलना शुरू होता है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको स्टैंड आउट कराने वाला हूँ, मैं 4 लोग आपको देख के पहचाने। तो बेटा उसके लिए मेरे को आपकी जो बुलंद है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बैंक तूफान बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक में शायद 600 क्वेश्चन हो गए, मैं आपको कराऊंगा 1200 क्वेश्चन, समझ के चलो सर। 120 घंटे में फुकट की बातें मत करो, लिव इट ऑन मी, यू जस्ट सी, ठीक है। इसके अलावा सर चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर, इसके ऊपर तो तुम डाउट ही मत लेना भाई,
लास्ट बैच वालों को भी कराया मैंने, जिनको मैंने पढ़ाया नहीं था, तो तुम लोग तो मेरे बच्चे हो, तुमने मेरे लेक्चर लिए हुए, है ना। तो खत्म विषय, है ना। मैं तुम ऐसे बोलते हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, मैं ऐसे बोलता हूँ बस तुम बोलो हमारे साथ तुम हो, हमें किस बात की चिंता। आपको कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है, घाट घाट का पानी नहीं पीना है, इस घाट का पानी काफी। अरे मतलब यहाँ पे जो नॉलेज मिलेगा दैट इज मोर देन इनफ। आगे ऑडियो रिवीजन। अब क्या होता है ना, जैसे बच्चा दिन भर कंप्यूटर के सामने, काफी लोग वर्किंग प्रोफेशनल रहेंगे, आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हो, इसके अलावा गए तो आप लोग क्या करोगे, लेक्चर देखोगे, तो स्क्रीन टाइम की वजह से आदमी इरिटेट होता है। अब नहीं कहा था गाना गाते हैं अपन लोग, कैसे बताए क्यों तुझको पाए बातें दिलों की। बोलने का मतलब क्या है, क्या लिरिक्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे थे कि नहीं? हाँ। क्यों ऐसा? बेटा क्या होता था, हमने कभी किसी ज़माने में इस गानों को इतनी बार सुना हुआ है कि आज वो लर्न हो चुके हैं, 10 साल के बाद में भी कोई पूछे तो हमें याद आ जाएंगे। एग्जैक्टली exactly। ऐसे ही होता है कि जब हम लोग कभी क्या करते हैं ना, ऑडियो में रिवीजन दूंगा एक एक सेक्शन वाइज, उसको बार बार सुन लोगे ना, वो आपको लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन आने तो दो, कैसे बताए कुछ क्या क्यों तुझे कुछ। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ओपीसी। बेटा वो घूमेगा तुम्हारे कानों में, गुनगुनाएगा, समझ में आ रहा है। इसके अलावा सर टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे और उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, आपको डेली एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिस क्वेश्चन को एक या दो हो जाएंगे, कभी तीन भी हो सकते हैं। बेटा उस क्वेश्चन को इनिशियली मैं खुद लिख के बताऊंगा, क्वेश्चन को नहीं, उसके आंसर को, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि खुद के लेवल पे खुद को इवेल्युएट कैसे करते हो। मार्क माय वर्ड, आप मेरा एक रेगुलर बुक मेंटेन करना, जहाँ पे मैं स्क्रिबल कराता हूँ, एक क्वेश्चन आंसर वाला बुक मेंटेन करना। बेटा ये 60 दिन की जर्नी आपकी लाइफ को बदल देगा। आप बोलोगे सर इंटर में शायद आप रहते हैं तो मजा ही आ जाता, ठीक है। तो अपने जूनियर को भी गाइड करो, मैंने इंटर के भी डेमो लेक्चर डालने शुरू कर दिए, ठीक है। अब सर पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने आपको मोटा मोटी क्या बता दिया, मैंने बेसिक बातें बता दी, आपके सिलेबस का आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया। सब्जेक्ट नंबर, पेपर नंबर है 13, और गाइज आपका पेपर सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स लॉ, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पार्ट ए के अंदर आता है आपका कंपनी एक्ट, आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसके अलावा आता है इकोनॉमिक लॉ। आज के लिए इतना काफी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नहीं बेटा आगे भी बताता हूँ। पेपर पैटर्न, अब देखो टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे आपको आपके सिलेबस के अंदर। सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बोले? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, जिसमें से आपको सॉल्व करने 6। कैसे सर? जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दैट इज एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क ईच, तो आपको मिल जाएंगे 30 मार्क्स। कितने मार्क मिलेंगे? 30 मार्क आपको मिल जाएंगे इस पहले वाले पेपर से, थर्ड पहले वाले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपलसरी, मतलब मैंडेटरी। और सर अगर एक आधा एमसीक्यू गलत कर लिया तो निगेटिव मार्किंग रहेगा क्या? गैस कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब रहे कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, मतलब टोटल हो गए 7 क्वेश्चन। इसमें से आपको सॉल्व करना है एनी 5, कोई भी 5। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन में कैसे पता है क्या? हर क्वेश्चन में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, 7 मार्क ईच। तो बेटा 70 मार्क का पेपर आपका हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न है। तो 30 मार्क के आएंगे आपको एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू 2 मार्क के हिसाब से, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। इसके अलावा क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 में, जिसमें से 5 सॉल्व करने, टोटल 10 क्वेश्चन लिखने पड़ेगा 7 मार्क के हिसाब से, 70 मार्क, और कंसेप्ट बेस्ड भी हो सकता है और केस स्टडी बेस्ड भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। सर पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो सेम आपका जैसे इंटर का पेपर है वैसे ही आपका किसका पेपर रहेगा, फाइनल का पेपर भी रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात, क्लास का अप्रोच, किस तरीके से हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको 100% राइटिंग कराऊंगा क्लास के अंदर, स्क्रिबल जिसको बोलते हैं, लिखाते लिखाते मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जहाँ पर लिखने के साथ में मैं आपको इन डेप्थ लेवल का नॉलेज भी देने वाला हूँ, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। आप लोग उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, एक रूल है मेरे लाइफ का, कंसेप्ट, कंसेप्ट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। उस कंसेप्ट के साथ में उसके लॉजिक भी आ गए, बिकॉज कंसेप्ट नीड अ क्लैरिटी, कंसेप्ट नीड क्लैरिटी। रीडिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अगर मैं आपको लॉ एक बार पढ़ा दूँ,
इसके बाद में आपके हाथ में सीए की बुक आ जाए, सीएस की बुक आ जाए, सीएम की आ जाए, मैं आपको सिर्फ लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लॉ को पढ़ने का तरीका आपको पढ़ा दूंगा। आप कोई भी बुक हाथ में ले लो, आप लोग वो क्रैक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट नीड अ क्लैरिटी, रीडिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, उसकी रीडिंग भी लगाऊंगा। ठीक है? तो आपको इन डेप्थ लेवल पे एनालिसिस मिलने वाला है हर एक क्लास का, बट सिंपल इजी लैंग्वेज में उसकी चार्ट बना के दूंगा। बेटा शॉर्ट नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ क्लास के अंदर, और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, और आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो यार, मैं एक लिमिटेशन है मेरी भी, मैं ऑनलाइन टीचर है, मैं कभी कभी रैंडम स्टूडेंट को कॉल करता हूँ कैसे प्रिपरेशन चालू है, लेकिन अब जिस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता मैं हर एक बच्चे को कॉल कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो यार। आप फाइनल में आने के बाद में लीनियंट अप्रोच कैसे रख सकते हो? आपकी अपने प्रति जिम्मेदारी है, अपने पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदारी है। डोंट यू थिंक कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कितने स्ट्रगल किए यार? शायद आपकी जो एज है ना, कितने सारे लोग मान लें इस बात को, कमेंट करना लगे तो एज कितना है, इसके बाद में तुमने आइडियली पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सिर्फ बिजनेस मतलब घर संभालना चाहिए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, बीवी सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, इस एज वाले भी बच्चे होते हैं सीमा के अंदर। डोंट यू थिंक यार, खुद के लिए थोड़ा सा हम लोगों को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, है ना? मोटिवेशन हर समय काम नहीं करेगा, डिसिप्लिन मैटर करता है। और जिस दिन तुम सीएम में बन जाओगे ना यार, समझो इस बात, कोई लड़की ही होगी ना, मैं उसको तो स्पेसिफिकली बोलूंगा, ना तेरा नाम अपना है ना तेरा सरनेम अपना है। समझ इस बात को, तेरा नाम, आज जैसे मेरी दीदी का नाम शीला था, शादी हो गई, उसका नाम हो गया सृजन, सरनेम उसका बायती था, उसके बाद में उसका सरनेम क्या हो गया, सोनी। ना उसका नाम अपना था ना उसका सरनेम अपना था, बट द डिग्री दैट शी ओ, लाइक तुम बन जाओगे सीएम है, ये चाह के भी कोई तुम्हारे नाम के पहले से हटा नहीं सकता। सेम वे समथिंग दैट यू अर्न, जो तुम्हारे पेरेंट्स का दिया हुआ नहीं है, विच मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। यार पेरेंट्स को ये अपन बोलना है ये मेरे मम्मी पापा है, दैट मीन्स अ लॉट। जब पेरेंट्स बोलेंगे ना, मैं इसका मम्मी हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मेरा दैट शुड मेक अस फील प्राउड। वो मूवमेंट अलग होता है बे। अरे तुम उसकी मम्मी हो, तुम उसके पापा हो, आप हजार गलतियां करो, जैसे मैं बहुत मस्ती करता हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, द मोमेंट कोई बोलता है कि इज अ सीरियस, लोगों का देखने का तरीका, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, सारे जज्बात बदल जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको फॉलो कर लेना अपने जीवन में, डिसिप्लिन आना। एक क्वेश्चन दिन का बोल रहा हूँ ना, लिखना ना मेरे भाई, अच्छे मार्क आएंगे तो मेरे को भी तेरा फोटो लगाने मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक आएगा तो मेरी छाती चौड़ी होंगी ना, नॉट नेचुरली, इट्स इमोशनली। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जाने दे यार। रिवाइज वन बिफोर यू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, मार्क दिस वन। दूसरी क्लास अटेंड करो उसके पहले पहली क्लास जरूर रिवाइज करके आओ। सर एक ही दिन में दो दो क्लासेस दूंगा आपका, ढोकले सुनना, दूसरी क्लास देखिएगा, उसके पहले पहला क्लास का रिवीजन कर लेना। ठीक है? बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा मैं आपको, किस तरीके से टॉपिक को याद किया जाता है। ऐसे ही नहीं मैंने एग्जाम लेकर आया सारे पेपर में सीएस के। सर मेन कंसेप्ट पढ़ो, हम जो चार्ट बना रहे क्लास में उसको रिवाइज कर लो। नहीं हो रहा है सर, रिवीजन वीडियो देख ले मेरे भाई। वो भी नहीं हो रहा है सर, ऑडियो सुन ले मेरे भाई। नहीं सर, डाउट है सर किसी कंसेप्ट में, नहीं पॉसिबल है, बट फिर भी, क्योंकि क्या होता है ना, देखो कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे, कुछ प्रोफेशनल्स रहेंगे जो एक्चुअली इसके अंदर है, ऑफिस के अंदर है या किसी कॉर्पोरेट के अंदर से है, और उन लोगों के दिमाग में ज़्यादा डाउट आती है, खुरापती दिमाग होता है उन लोगों का कंपेयर टू द स्टूडेंट्स। ठीक है? आपके जो डाउट है उसके लिए मैं भी सक्षम है। तो आपके अगर डाउट है जो सॉल्व हो ही नहीं रहे, आज satish@gmail.com पे भेज देना। मेक श्योर आप लिखो अपना नाम, मेक श्योर आप अपना लिखो कोर्स, में मल्टीपल कोर्सेज को पढ़ाता है, प्लस लेवल जैसे सीएमए फाइनल। ठीक है? इसके अलावा आप लिखना आपका अटेम्प्ट, मेरे को आपकी सीरियसनेस समझ में आएगी। समझा? एक दिन पहले मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे एग्जाम के, और अटेम्प्ट मेरे को लगा जून वाला बच्चा है, दिसंबर के एक दिन पहले पूछ रहा है, तो वो गलती से रहना नहीं चाहिए। ठीक है? आपका ऑर्डर आईडी मुझे लिख देना, और आपका जो भी डाउट है बेटा वो डाउट भी लिख देना, और अगर मेरे बुक में से कोई डाउट है तो बेटा पेज नंबर का रेफरेंस भी मुझे दे देना, पेज नंबर का रेफरेंस ये भी दे देना, तो मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है? और डेफिनेटली 24 आवर्स के अंदर मैं सॉल्व करता हूँ। कल एग्जाम है, आज भेज दो, मैं 1-2 घंटे पे सॉल्व कर दूंगा। सर एक मूल मंत्र बता रहा हूँ मैं, द सक्सेस टिप, वन वन एंड मल्टीपल। बेटा एक होना चाहिए जीवन में टीचर, एक सब्जेक्ट के लिए,
एक की छूनी चाहिए बुक, मतलब सर आप तो दो दो बुक दे रहे वैसा नहीं रहे, एक बार जो बुक पढ़ा बस वही बुक को हम लोग रेफर करेंगे, किसी और बुक को रेफर नहीं करेंगे। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था, एजुकेशन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। आप अलग अलग जगह से इसके नोट उसके नोट, इसका क्वेश्चन बैंक उसका क्वेश्चन बैंक, ऐसा नको करो, है ना, ऐसा नको करो, वो नको करो हैदराबाद में बोलते हैं नको करो जी, ऐसा ऐसा नको करो, तुम ऐसा नको करो। क्यों नको करो सर? बेटा घाट घाट का पानी नहीं पीना, एक घाट का पानी बहुत है, मतलब एक घाट मतलब, अरे मेरे अकेला का नॉलेज भी इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड योर राइट ऑल्सो। एक बुक, स्वामी विवेकानंद जी ने जो बोला था, एजुकेशन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड, व्हाट यू हैव उसके पे ही कॉन्सेंट्रेट करके उसको डेवलप करो ना यार, इधर उधर से जमा करो उससे अच्छा। और बेटा एक से ज्यादा बार क्या होना चाहिए? रिवीजन। मैं तो बोल रहा हूँ 21 बार रिवीजन करो, हद पार, है ना। जैसे अपने विजू भाई एक बात बोलते हैं, मतलब विजू भाई कौन है? डीटी के सर, अपने विजय साड़ा सर, है ना। एक तो हद करो, नहीं तो प्रोग्राम रद्द करो। बस बेटा तुमने भी हद करना है रिवीजन में, रद्द तो नहीं करने को बोलूंगा मैं, हद कर दो रिवीजन के अंदर, इतनी बार रिवाइज करो, किसने बोला तो ऐसा लात मार के पूछा तो अपने को आना चाहिए हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक सेक्शन के सब सेक्शन भी आने चाहिए। सर सेक्शन के सब सेक्शन मैं हूं ना भाई, याद करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो ये सारी बातें होगी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, बिकॉज सी वेरी सिंपल, एक बात ब्रूस ली ने बोली थी, उसने बोला था, आई एम नॉट, ब्रूस ली कौन, चलो पहले तुमको उसका चेहरा दिखा देता। ब्रूस ली बोले मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 किक को चला लिया है, बोले 10,000 किक मारता है, मतलब आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द पर्सन हु प्रैक्टिस 10,000 किक वंस, 10,000 किकों को उसने प्रैक्टिस किया, आई एम नॉट अफ्रेड, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आई एम अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिस वन 10,000 टाइम्स। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया, उसकी एक किक से मेरी फटती, बोले समझ में आ रहा है मतलब क्या? अरे 21 बुक 21 नोट्स को तुम बार 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 रिवाइज कर लो, देयर नो डाउट दैट यू विल गोइंग टू क्लियर विद अ फ्लाइंग कलर। समझ में आ रहा है? तो ये होना चाहिए आपके लिए सक्सेस टिप, वन बुक वन टीचर वन बुक एंड मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक ऑफ लॉ। मैंने आपको लॉ ओरिएंटेशन दे दिया। सीएमए फाइनल के लॉ के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। कुछ बातें एफएक्यू होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि सर नंबर ऑफ लेक्चर के हमने एक दिन में कितने देखने चाहिए, स्पीड ऑफ लेक्चर हमने बढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए, इनकंसिस्टेंट रहना कंसिस्टेंट रहना, स्टडी मॉर्निंग में करूँ नाइट में करूँ, सर डू वी नीड टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और सतीश सर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होते हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, डे 1 का लेक्चर है, उसमें पूरी मतलब बकवास नहीं करूँगा मैं, ये अपन ओवर पीरियड ऑफ टाइम बात करते रहेंगे। इफ़ यू थिंक इसके अलावा एनीथिंग एल्स जो तुम्हारे डाउट है वो तुम्हें ना क्वेश्चन कमेंट कर देना, आई एड्रेस, ठीक है। तो सर आज ऑफिशियली, है ना, मैं आपके सीएमए फाइनल के लॉ की सिलेबस की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको मेरी किताब बता देता हूँ जो सीएमए फाइनल लॉ की है, ठीक है। मैं आपको वो किताब मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके सीएमए फाइनल के जो नोट्स है ना गाइस, देखो सी, हम लोग चैप्टर नंबर 1.5 पढ़ेंगे, दैट इज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। बेसिक से शुरू करूंगा, व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्हाट इज डायरेक्टर, व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, व्हाट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड डायरेक्टर। इसके अलावा सेक्शन नंबर मैंने बोला था सब सेक्शन के साथ में याद रखूंगा, देखना सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1, उसका फर्स्ट प्रोविजो, उसका सेकंड प्रोविजो, उसका रूल क्या बात करता है, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, ठीक है, सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 6, एवरीथिंग इज कवर इन डिटेल। और सब सेक्शन 6 आप देखते जाओ कितना भयंकर बड़ा सेक्शन है, जो आज अपनी पूरी आज वाली क्लास में तो खत्म नहीं होगा। सब सेक्शन 7, 8, 9, सर इसके अलावा 10, है ना, 12, 13, इस तरीके से मैं आपको सेक्शन 150 नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन मैंने बोला था फिर भी जरूरी है रियल लाइफ के लिए, बेटा इसका मैं तुमको चार्ट तो बना के दे ही दूंगा ना, बाद में पढ़ते बैठना, एंड एवरीथिंग आई थिंक विच इज नेसेसरी ना, उसको मैंने क्या कर लिया गाइस, रेड कलर से हाईलाइट करवा दिया है, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई साहब सब कुछ कवर हो गया, इसके अलावा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। टेल मी एनी सिंगल सेक्शन, आई विल टेल यू, पूरा का पूरा फाइल सेक्शन सब सेक्शन में है, और हर एक चीज को हमने क्या किया है, हेडिंग
सब हेडिंग दिए हैं हर एक चीज को, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट इज लेफ्ट आउट। आपको समझ में आ रहा है guys? तो ऐसे आपके पूरे के पूरे सीएमए फाइनल लॉ के नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ रे, क्लियर हुआ? सर अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं आपके लॉ का एक्चुअली सब्जेक्ट। तो बेटा मेक श्योर आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ। सबसे पहले बेसिक ऑफ लॉ में आप लोगों से बात करता हूँ। सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? तो लॉ तो छोड़ दो, लॉ के अंदर हम देखेंगे लॉ बनता कैसे, इंडिया के अंदर कोई भी लॉ बनता कैसा है। तो सबसे पहले अगर लॉ बनाना है तो एक तो लॉ बनेगा सेंट्रल लेवल पे या फिर लॉ बनेगा गाइस स्टेट लेवल के ऊपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक तो लॉ बनेगा, लेकिन लॉ बनाने की पावर आपको किसने दी है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपको पावर देता है लॉ बनाने की। गलत। पार्लियामेंट को पावर किसने दी लॉ बनाने की? कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मेन डॉक्यूमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है लॉ बनाने का। मतलब सर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है? मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर कमेटी। कौन मोर पावरफुल है, बाबा साहेब अम्बेडकर कमेटी इज मोर पावरफुल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे सारे लॉ बनते हैं? गाइस सबसे ज्यादा पावरफुल है पब्लिक। क्या बोलती है बेड़ू? पब्लिक। पब्लिक मतलब आप और हम। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खोल के देखें तो पहले ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो इंडिया के सिटीजन है ना, सोलमनली रिजॉल्व, हम लोगों ने डिसीजन लिया है दैट वी आर अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन को खुद, कभी कभी तुम लोग मोबाइल लेते ना खुद के पैसे से, और जब तुम मोबाइल लेते खुद के पैसे से तो तुम व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या डालते हैं? गिफ्टेड टू माई सेल्फ, गिफ्टेड टू माई सेल्फ। तुमने खुद ने खुद को दिया, खुद का खुद ने लिया, मतलब खुद का फोन जाके खुद ने लिया और खुद को गिफ्ट किया। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर हम लोग जो है पब्लिक, हम लोगों ने दी थी कमिटी को, कमिटी ने वो लॉ बनाया और उसको हमने खुद को ही गिफ्ट किया। तो सबसे पावरफुल कौन है? पब्लिक। पब्लिक ने बनाया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने सबसे पावरफुल बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है किस चीज की? टू मेक अ लॉ, टू मेक लॉ। लॉ बनाने की पावर हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। समझ में आएगा इस? अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, लिखना शुरू कर दो गाइज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है। एक है गाइज आपकी यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर 96 आइटम है। आइटम सर, आइटम बेटा ये आइटम मतलब टॉपिक्स, 96 टॉपिक, 97 टॉपिक्स है। इसके अलावा दूसरी लिस्ट है गाइस स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है गाइस कॉन करंट लिस्ट। मतलब जो टॉपिक कहाँ पे लिखे यूनियन लिस्ट में, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। उसके पास पावर बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। सर जो टॉपिक हमने कहाँ पे लिखे? स्टेट लिस्ट में, उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? उसके ऊपर लॉ बनाएगा गाइस स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा राज्यसभा आता है, वैसे विधानसभा विधान परिषद होते हैं ना, तो उन वो बनाएंगे लॉ। किसके लिए? अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए। पार्लियामेंट ने बनाया हुआ लॉ पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो सकता है, स्टेट ने बनाया हुआ लॉ पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या बोल सकते हैं, सर्विस टैक्स हुआ करता था, वो सेंट्रल लेवल लॉ था, टैक्स था। सर इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल है, लेकिन जब गुड्स सेल करते तो वैट लगता था, वो कुछ किस लेवल का था? वो बेटा स्टेट लेवल लॉ टैक्स था। वैसे ही आज के डेट में स्टैंप ड्यूटी, इंडियन स्टैंप एक्ट सेंट्रल लेवल का है, लेकिन बॉम्बे स्टैंप एक्ट सिर्फ बॉम्बे तक लिमिटेड है ना, तो स्टेट लेवल लॉ बन गया। ठीक है, और एक होता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर लॉ दोनों भी बना सकते हैं, बोथ कैन मेक अ लॉ, बोथ कैन मेक अ लॉ। अब सोच के चलो यार, कुछ आइटम तुमने कहाँ पे लिखे थे? सेंट्रल यूनियन लिस्ट में, उसके ऊपर तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। स्टेट लिस्ट पे उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ बनाया। और सर कॉन्करेंट लिस्ट में जो दिया है उसके ऊपर दोनों लॉ बना से। एक एग्जांपल दो सर, एग्जांपल बेटा एजुकेशन, सीबीएसई सेंट्रल लेवल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड एसएससी एग्जामिनेशन, जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड लेवल के भी तो एग्जाम होते हैं ना,
तो एजुकेशन एक ऐसा है जहाँ पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, स्टैम्प एक्ट भी मैं आपको बोल सकता हूँ फॉर दैट मैटर। अब क्या हो गया सर, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, सेंट्रल लेवल ने भी लॉ बनाया, स्टेट लेवल ने भी लॉ बनाया, दोनों एक दूसरे से अलाइन कर रहे हैं, गुड। लेकिन सेंट्रल लेवल ने जो लॉ बनाया और स्टेट ने जो लॉ बनाया, वो दोनों एक दूसरे से विपरीत बातें कर रहे हैं, तो इन दैट केस लिखेंगे दिस, सेंट्रल लेवल लॉ शैल प्रिवेल। अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तो सेंट्रल लेवल का लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि स्टेट लेवल का लॉ प्रिवेल करने वाला है। समझ में आया गाइस? तो ये हो गया आपका 3 लिस्ट। लेकिन सर सुनो ना, ये पावर कहाँ पे लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 243 के अंदर आपको पावर दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट आप लॉ बना सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट आप लॉ बना सकते हो, कॉन्करेंट लिस्ट पे आप लोग लॉ बना सकते हो, ठीक है सर। जो रेसिडुअरी मतलब कुछ ऐसी बातें होगी जिसके ऊपर हमने लिखा ही नहीं है, मतलब नॉट इन लिस्ट, तो उस टॉपिक पे लॉ कौन बना पाएगा गाइस? जिसका नाम हमने लिखा ही नहीं, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो बेटा उसके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो अगेन किसके पास आ जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट, मतलब आपके पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो मैंने बेसिकली बता दिया, लॉ बनाने की पावर आपको मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, एक होगी आपकी यूनियन लिस्ट, एक होगी आपकी स्टेट लिस्ट, और तीसरी हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। और ये तीनों आपको पावर देती है कि कौन किस पे लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, दोनों में अगर झगड़े हो जाए तो यूनियन लिस्ट का लॉ ज्यादा प्रिवेल करेगा और स्टेट लिस्ट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। ऐसा समझ में आया? और सर जो इस लिस्ट में लिखा ही नहीं उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट। और मैं बता दूं, कंपनीज का नाम कहीं पे लिखा ही नहीं है, और हम लोग शुरुआत ही कहाँ से करें? कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट हमने जो बनाया है वो कैसे बनाया? आर्टिकल नंबर 248, जिसका कोई नहीं होता है उसका यूनियन गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट उसका लॉ बना सकता है। इसके लिए कंपनीज एक्ट जो बनाया वो किसने बनाया है गाइस? यूनियन गवर्नमेंट। इट्स अ सेंट्रल लेवल लॉ, इट इज अ सेंट्रल लेवल लॉ। तो लॉ बनता कैसे? सुनो, लॉ बनने की प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करेगा, एक बिल बनाएंगे। बिल मतलब सर लॉ ही है, लेकिन इसको हमने ड्राफ्ट किया, अभी सिर्फ ड्राफ्ट किया है। कमिटी, जैसे एक कमिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसी की कमिटी है, उसने क्या किया गाइस? बिल बनाया। अब बिल बना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास चले गया, फिर वो पब्लिक डोमेन में जाता है। जैसे वो पब्लिक डोमेन में गया, इट इज देयर फॉर 30 डेज, उसके ऊपर फीडबैक वगैरह रिसीव हो गया। जैसे पब्लिक का उसके ऊपर रिएक्शन देखेंगे, फिर उसको हम लोग लोकसभा में भेजेंगे और राज्यसभा में भेजेंगे। सर व्हाट इज लोकसभा, व्हाट इज राज्यसभा? बेटा हम लोगों ने देखा, हम लोग 2 बार इलेक्शन में सब पार्टिसिपेट करते हैं, सेंट्रल लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, बराबर। तो हाउस ऑफ पीपल उसको बोलते हैं लोकसभा, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट उसको बोलते हैं राज्यसभा। तो एक बार लॉ लोकसभा गया, राज्यसभा गया, और वहां से लॉ क्या हो जाता है? पास। और जैसे ही लॉ पास हो गया, इसको आगे हम लोग किसके पास भेज देंगे? इसको आगे हम लोग भेज देंगे गाइस प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही तुमने प्रेसिडेंट के पास इसको भेज दिया, अब प्रेसिडेंट इसको देगा अपनी असेंट। और जैसे ही प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी, ऑफिशियली अब ये क्या बन चुका है? एक्ट बन चुका है। गाइस आप लिख रहे हो साथ में? तो सबसे पहले बिल ड्राफ्ट हुआ, फिर लोकसभा राज्यसभा के पास गया। सर पहले लोकसभा बाद में राज्यसभा? नहीं, जरूरी नहीं है। आर्टिकल नंबर 107 बोलता है आप लोकसभा के पास जाके भी राज्यसभा के पास जा सकते हो, और आप राज्यसभा के पास जाके भी लोकसभा के पास जा सकते हो। ओनली एक एक्सेप्शन है। क्या वो एक्सेप्शन सर? बेटा एक्सेप्शन कुछ ऐसी है कि जब मनी बिल होगा, मतलब ये फाइनेंस एक्ट निर्मला सीतारमन जी, वो नमन अरोड़ा ने बोला था ना, मेरे को बनना है घर जवाई। बोले क्यों? क्योंकि सारा पैसा ले गई निर्मला ताई, टैक्स के नाम पे, है ना। लेकिन बेटा द ओल्ड हेटर्स आर नाउ बिकम अ फैन। क्यों? बिकॉज बेटा 12 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं लग रहा तुम लोगों को। शी नीड अ न्यू हेटर्स, क्योंकि पुराने तो क्या हो गए? फैन हो गए। चलो आ जाओ। तो बेटा आ जाओ, एक्सेप्शन मैं तुमको बताता हूँ। एक्सेप्शन क्या हो गया? मनी बिल।
मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होगा वो हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, बाद में वो राज्यसभा में चल जाए, वो भी उनसे पास होना जरूरी नहीं है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होकर लोकसभा में पास होना जरूरी है। यह समझ में आया? एक्ट बन गया सर। एक्ट बनने के बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे? पब्लिश। पब्लिश करना मतलब क्या सर? नोटिफाई करना। और सर नोटिफाई कहाँ पे करेंगे? ऑफिशियल गैजेट। विल नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट। और जैसे ही तुमने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया, नाउ इट बिकम लॉ। अब ये क्या बन गया? ये लॉ बन चुका है, ये एप्लीकेबल हो चुका है। अब इसको चालू करना पड़ेगा, कमेंस करना पड़ेगा। सर कमेंस अगर ये पास डेट से हुआ, एक तो कमेंस होगा पास डेट से, मतलब लॉ आया। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिखना है इस बात को, 1872 ये इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872, ठीक है। और सर ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 सितंबर 1872। एक काम करना ना, पास की जगह पे फ्यूचर लिख देना। फ्यूचर बना जिस दिन और एप्लीकेबल फ्यूचर से हुआ, 4-5 महीने के बाद में, सितंबर, अप्रैल और सितंबर का गैप है बेटा, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी। एक तो लॉ पब्लिश हो जाता है कब? जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में आया उस दिन उसमें लिख दिया डेट कि आज से पब्लिश हो गया। या फिर लॉ एप्लीकेबल कब से होगा? पास्ट। पास्ट मतलब देश। लॉ बना आज है, मानो 25 अप्रैल 1872 में बना, और उसको एप्लीकेबल किया रहता 1 जनवरी 1872 से। ये हुआ इनैक्ट और ये हुआ एप्लीकेबल। तो बेटा इसको इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर डेट, एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट डेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, क्योंकि कितने लोग प्रोफेशनल होने के बावजूद उनको ये वाली बातें पता नहीं होती है। इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या कि सर आप कोई क्रिमिनल लॉ या किसी भी ऑफेंस को पास्ट डेट से एप्लीकेबल नहीं करा सकते। मतलब क्या? एग्जांपल, सतीश सर है, एसबी सर, और बेटा मानो एसबी सर किसी और की किसी और की बीबी के साथ में रिलेशनशिप में है, ऐसा मान के चलो। एसबी सर मतलब सतीश भाई जी सर किसी और की बीबी के साथ में रिलेशनशिप में, इसको बोलते हैं अडल्ट्री। बेटा क्या अडल्ट्री कोई गुनाह है लॉ के हिसाब से? आंसर इज नो, नॉट इलीगल। ये इलीगल नहीं है इंडिया के अंदर। हाँ एक जमाने में हुआ करता था, फिर उसको हटा दिया, ठीक है। अब जिसके साथ में मैं, जिसकी बीबी के साथ में मैं रिलेशनशिप में था, बेटा वो निकल गया एमपी एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल गया, उसका दिमाग खराब हो गया। वो बोलता है सतीश तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बेटा उसने बोल दिया अगर आप किसी शादीशुदा लड़की के साथ में रिलेशनशिप में हो, इट इज़ अ ऑफेंस, और जिसके लिए 10 साल की सजा है। ये लॉ उसने बनाया जब उसको पता चला, और एप्लीकेबल कर रहा है पास डेट से। सुनो, जो कार्य मैंने किया था क्या वो गलत था? नहीं। तो उसको लॉ बना के आप गलत नहीं ठहरा सकते हो। हाँ, जिस दिन लॉ आया उस दिन के बाद में फ्यूचर डेट से आप उसको क्या कर दो? उसको गलत बोलो, मतलब आज के बाद में सतीश तू नहीं दिखना चाहिए मेरी बीबी के साथ में। हाँ पहले तू दिखा इसलिए सजा दे रहा हूँ, नॉट अलाउड। जब किया तब गलत नहीं, तो बाद में उसको लॉ बना के तुम गलत ठहरा नहीं सकते। ऐसे समझ में आया? तो ऐसे काफ़ी मैं बता रहा हूँ, देर आर लॉट ऑफ थिंग दैट विल लर्न, ठीक है। ये भी बातें आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। चलो यार, तो ये हो गया आपका कि जो लॉ बनता है वो एक तो प्रोस्पेक्टिव डेट या फ्यूचर, और एक एक्ट है जो बोलता है, देखो अगर कोई डेट ही नहीं दिखी है ये लॉ बना कब से, तो बोलते हैं देयर इज अ एक्ट कॉल्ड जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट 1872 जो बोलता है कि अगर लॉ में अगर कोई डेट नहीं लिखे, नो डेट इज मेंशन,
ऑफिशियल गैजेट में कोई डेट नहीं लिखी है कि ये लॉ एप्लीकेबल कब से हुआ है, तो बेटा बोलते हैं ये एप्लीकेबल होगा जिस दिन इसको असेंड मिली, किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की जिस दिन इसको असेंड मिली उस दिन से ये लॉ बन गया है। बताओ क्या आप इन सारी चीज़ों को लिख पा रहे हो गए अच्छे से? ठीक है, अब सुनो ना सर, तो सबसे पहले लॉ कैसे बना? कोई बिल ड्राफ्ट हुआ, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया। सर ऑफिशियल गैजेट का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है गाइस भारत का राजपत्र। क्यों सुनना, पुराने ज़माने में जो राजा लोग होते थे, ये मत लिखना, ये लोग क्या करते थे अपने गांव में जो भी लॉ बनाते इसकी ढिंडोरा करते थे, वो बैंड बाजा बजा के आता था ना, सुनो सुनो सुनो, आज राजा ने कहा है कि रात को 8 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि वो मतलब शत्रु है हमारे किंगडम का और उसको मार दिया जाएगा। ये चीज़ को चेक नहीं किया जाएगा कि वो इनोसेंट है नहीं है। ठीक है, ये लॉ बना दिया जो हमने, तो वो क्या होता है राजा का राजपत्र, वो कहाँ तक एप्लीकेबल है? उसके किंगडम तक, उसके किंगडम तक। अब जो हमने बनाया है वो क्या है? वो भारत का राजपत्र है और ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? होल ऑफ द इंडिया। कैसे समझ में आया? भारत का राजपत्र इसलिए होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल है ना, स्टेट का राजपत्र नहीं है। तो दैट इज ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। आप अगर चाहो ना तो ऑफिशियल गैजेट के वेबसाइट पे भी आ सकते हो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड गाइस। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको बता दिया लॉ बनता कैसे है। अब हम लोग आ रहे हैं इंपॉर्टेंट बातें के ऊपर। और गाइस आज हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा शुरू करते हैं, बाकी का हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 149 लिखेंगे गाइस, सेक्शन नंबर 149। सेक्शन नंबर 149 क्या बोलता है गाइस? ये बोलता है सुनना, एवरी कंपनी, सुनो सुनो, चलो एक काम करें, इसके भी बेसिक हम लोग बात करते हैं कंपनी के बारे में। पहले इसको समझते हैं कंपनी किसको बोलते हैं। गाइस हम लोग कंपनी किसको बोलेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। कंपनी का डेफिनेशन चालू होता है, बोल लिखना ये बात मेरी मैं साथ में, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब कुछ यूनिक बात बताऊंगा सर, इसको आपने क्या बोल दिया? क्लॉज। कभी भी रीडिंग ऐसी होती है, एक तो सेक्शन दिया होता है, उसके बाद में सब सेक्शन देते हैं सर, उसके बाद में आता है क्लॉज, उसके बाद में आता है सब क्लॉज। और कभी कभी ऐसा होता है सेक्शन आता है और सीधा क्लॉज आता है। तो सर कब हमने समझना ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये सेक्शन है या ये क्लॉज है? बताओ, ये डाउट आपके मन में है? अरे हाँ या ना बोलो, ये डाउट आपके मन में है? इस डाउट को आज क्लियर करता हूँ, ध्यान देना। अगर कोई सेक्शन की शुरुआत हुई है, ध्यान देना, किसी सेक्शन की शुरुआत हुई है, सेक्शन के बाद में एक कॉमन लाइन लिखी है गाइस, कुछ तो लिखा है, एक सेक्शन के बाद में कॉमन लाइन लिखी है और उसके बाद में नंबरिंग दी गई है, तो ये बन जाते हैं आपके क्लॉज। ये क्या बन जाते हैं? क्लॉज। और सर कोई अगर सेक्शन है, सेक्शन के बाद में सीधा नंबरिंग है, मतलब विदाउट कॉमन लाइन, कोई कॉमन लाइन तो नहीं है और सीधा सीधा क्या लिखा है? नंबरिंग है, तो बेटा ये नंबर बन जाते हैं आपके, लिख लेना ये बातें, बड़ों बड़ों को नहीं पता है, ये नंबर बन जाते हैं आपके क्या? सब सेक्शन। और सब सेक्शन हमेशा सेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, और क्लॉजेस जरूरी नहीं है वो कनेक्टेड रहने चाहिए। अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बैरक खोल के बताता हूँ। ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर मैं आता हूँ सेक्शन नंबर 1 पे, 240 से सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन नंबर 1 पे आ जाओ। 470, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, 470 सेक्शन है, सेक्शन नंबर पे आ रहे हैं हम लोग 1। सेक्शन नंबर 1 देखो, जैसे ही सेक्शन 1 हुआ, 1 शुरू, सीधा नंबर है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मतलब सर मैंने बोला था
कि अगर किसी भी सेक्शन के बाद में नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान देना, किसी भी सेक्शन के बाद में सीधा नंबर लिखे हुए हैं तो ये बन जाते हैं सब सेक्शन। मतलब ये देखो, मतलब ऐसा है, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, ऐसे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ऐसे। लेकिन सेक्शन 2 देख लो, सेक्शन 2 शुरू हुआ डेफिनेशन, इसके बाद में एक लाइन लिखी है और लाइन के बाद में नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये क्या बन गए? क्लॉज बन गए। बताओ। तो देखो सेक्शन है, सेक्शन के बाद में एक लाइन है, उसके बाद में नंबर है। नीचे देखो सेक्शन नंबर 3 पे लेके जाता मैं आपको। सेक्शन नंबर 3, देखो सेक्शन 4 है और सेक्शन 4 के बाद में सीधा नंबर है, तो ये क्या बन गया? सब सेक्शन। सेक्शन इसके अलावा देखो दूसरा कोई सेक्शन पकड़ता है, 8 है और सेक्शन 8 के बाद में सीधा नंबर है, ये बन गए सब सेक्शन। लेकिन जब सेक्शन के बाद में एक कॉमन लाइन है उसके बाद में नंबर होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? क्लॉजेस। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ मोर क्लियर टू यू। ठीक है, ये बातें बहुत ही बेसिक है, मेरे को बताना पड़ रहा है आप लोगों को, आप फाइनल लेवल पे हो समझना इस बात को। देर आर सर्टन थिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस क्लास। ठीक है, अब हम आते हैं, सुनो। अब एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, समझना इस बात को। ठीक है, लिखेंगे। सर क्या बोलना चाहते हो? मैं कुछ बेसिक डाउट आपके क्लियर कर रहा हूँ, समझना। नेचुरल पर्सन मतलब मान के चलो इंसान है, और आर्टिफिशियल पर्सन मान के चलो कुछ नहीं, एक चीज जैसे रोबोट पकड़ लो आप, मैं बोलता हूँ साइकिल, साइकिल लो। ठीक है, और समझना इस बात को, सीधी सी बात है। एक साइकिल है, एक साइकिल को क्या एक नेचुरल व्यक्ति चला सकता है? कैसे? जल्दी बताओ। एक साइकिल को एक नेचुरल पर्सन एक साइकिल को चला सकता है? नहीं चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन पॉसिबल तो नेचुरल पर्सन कैन कैरी आर्टिफिशियल पर्सन। अब एक नेचुरल व्यक्ति है, क्या उसको साइकिल चला सकती है क्या? आंसर इज नो। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई, ऑटोमेटिक कार आ गई, वो अलग बात है, समझना इस बात को। बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वो पर्सन भी नहीं है एक्चुअली कार। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन को चला रहा है? आंसर इज नॉट पॉसिबल। एक साइकिल इंसान को नहीं, क्या एक साइकिल दूसरे साइकिल को चला सकती है क्या? नहीं। तो हमेशा याद रखना, आर्टिफिशियल को पर्सन को चलाने के लिए चाहिए नेचुरल पर्सन। अब क्या होता है सर? व्हाट इज नेचुरल पर्सन? जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बना, तुम में जो अपने पेरेंट्स की गलती है। और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड द इंडिविजुअल इज अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, नाउ कंपनी को चलाने के लिए वी नीड इंडिविजुअल, दैट इज अ डायरेक्टर, दैट इज अ डायरेक्टर। हमको डायरेक्टर चाहिए जो कौन है? इंडिविजुअल है। बेटा हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? कंपनी का ओनर कौन है? कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। लिखेंगे गाइस, शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर आर मे बी, शेयर होल्डर में भी इंडिविजुअल और शेयर में होल्डर में भी आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब देखो यार, गाड़ी को चलाने के लिए जो ड्राइवर है वो क्या चाहिए? नेचुरल चाहिए, बराबर। पीछे सीट पे कौन बैठा है? तुम साइकिल के पीछे की सीट पे किसी लड़की को बिठाए या किसी और साइकिल को रखे, इससे फर्क, या माल को रखे हो या माल को रखे हो?
लड़की को रखे हो किसी माल को रखे हो, माल मतलब सामान को रखे हो, फर्क नहीं पड़ता, चलाने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अब कंपनी का जो ओनर है सर, वही कंपनी आइडियली चलाना चाहिए। तो बेटा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 40 लाख शेयर होल्डर है, 40 लाख शेयर होल्डर। अगर 40 लाख शेयर होल्डर आके रिलायंस कंपनी को मैनेज करना शुरू कर दे तो कंपनी मैनेज हो सकती है क्या? नहीं। इसी के ऊपर एक लॉ था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि खाने वाले 10 चेहरे हैं, खाने वाले 2 लोग हैं, उसको सर्व करने वाले, उसको परोसने वाले 10 है, तो लोग 2 लोग भी अच्छे से खाना नहीं खा सकते। ये 10 के 10 एक दूसरे से झगड़े करेंगे। इसीलिए बोला है शेयर होल्डर आर वेरी लार्ज इन द नंबर, वेरी लार्ज इन नंबर, सो देयरफॉर दे डू नॉट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स। तो ये लोग डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे गाइस? नहीं होंगे, ठीक है। तो दे डू नॉट इन्वॉल्व लिखेंगे, दे डू नॉट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स, वो हर दिन के अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके लिए ये अपॉइंट करते हैं किसको? डायरेक्टर, कंपनी के अंदर डायरेक्टर। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर अगर आया कि डायरेक्टर को अपॉइंट क्यों करना है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्टर, वाई देयर इज नीड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपॉइंट क्यों करना है? तो सबसे पहला लिख देना कि शेयर होल्डर लार्ज इन नंबर। दूसरा, नो डेली इंटरफेरेंस, उनका डेली इंटरफेरेंस नहीं होता इन कंपनीज अफेयर। ये वो अफेयर नहीं बेटा जो तुम सोच रहे हो ना, कंपनी के बिजनेस में उनका डेली इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन खुद होके तो चल नहीं सकता है। सो दे नीड अ डायरेक्टर, दे नीड डायरेक्टर, जो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। और लास्ट में इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1, क्या? एवरी कंपनी शैल हैव, एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हर एक कंपनी में क्या होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन आते हैं? इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, मतलब ऐसे लोग जो इंडिविजुअल है, वही लोग क्या बन सकते हैं? डायरेक्टर बन सकते हैं। गैस समझ में आया आप लोगों को? तो देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्टर। नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर, दे डू नॉट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी खुद भी चल नहीं सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो दे नीड अ डायरेक्टर। लाइक देखो, चलने के लिए व्हाट यू नीड, लोग बोलते हैं पैर, में बोलते हो आइज आर मोर इंपॉर्टेंट। कैसे? आइज गिव डायरेक्शन, किधर लेफ्ट लेना है, किधर राइट लेना है, सही है। सेम वे हमारे कंपनी को डायरेक्शन देता है डायरेक्टर, दैट इज द नेम डायरेक्टर। डिविडेंड हम लोग ईयर एंड में देते हैं ना, सो डिवाइड एट द एंड इट्स अ डिविडेंड। समझ में आ रहा है? देयर आर लॉजिक बिहाइंड द वर्ड एज वेल। समझ में? द पर्सन गिविंग डायरेक्शन फॉर कंपनी इज बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लॉजिकली। आ जाओ अब, सेक्शन नंबर 149 की रिक्वायरमेंट है हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। एंड सेक्शन नंबर 149 बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या रे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? एक डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले ना, द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर बिकम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर लिखेंगे गाइस, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इन्होंने बोला है कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, हमारे पास कितने डायरेक्टर होने चाहिए गाइस? पब्लिक कंपनी में 3 और मोर, प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर, है ना। 1 पर्सन कंपनी में 1 एंड मोर। सर एक से ज़्यादा डायरेक्टर, 1 पर्सन डायरेक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मेंबर एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 to 1 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। और बेटा हमेशा याद रखना 1 पर्सन कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी ही है, ठीक है। और सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर,
कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने रहेंगे किस 15। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंदर कितने रहेंगे 15। बट इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड 15, अगर आपको 15 के बियॉन्ड जाना है, यू नीड टू पास SR। SR मतलब क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन। सर ये क्या होता है स्पेशल रिजोल्यूशन? बेटा आप लोग इंटर लेवल पे पढ़कर आए हो, फिर भी चलो मान के चलता हूँ कि आपको नहीं पता है। चलो ध्यान देना एकदम आराम से। कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोगों से बन के मिली है। सर कौन होते हैं? एक तो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरे होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन कैसे पास करते हैं? एक तो बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं और बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेते हैं, या फिर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर। आपके घर पर रिजोल्यूशन आएगा, आप घर से वोट करो, उसको पोस्ट करो और यहाँ पे माना जाएगा मीटिंग जैसे क्या हो गई। एक्चुअली मीटिंग नहीं हुई, घर पे रिजोल्यूशन आया, घर से रिजोल्यूशन पास हो गया। शेयर होल्डर कैसे मीटिंग पास करते हैं? बेटा शेयर होल्डर के पास भी कुछ ऑप्शन होते हैं। एक होता है जनरल मीटिंग बुलाना, मतलब मीटिंग में आओ, मीटिंग में वोट करो और रिजोल्यूशन पास करो। सर दूसरा होता है पोस्टल बैलेट, आपके घर पर रिजोल्यूशन आया, घर से ही वोट किया और आपने भेज दिया, कोई मीटिंग हुई क्या? देयर इज नो कंसेप्ट कॉल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग नहीं हुई। और तीसरा होता है ई वोटिंग। ई वोटिंग मतलब क्या? घर पर बैठकर वोट कर लो, इसके अलावा अगर पॉसिबल नहीं होगा तो जनरल मीटिंग होगी, वहां पर जाके वोट कर लो। समझ में आ रहा है? सर घर पे बैठकर वोट किया और जनरल मीटिंग में फिर भी जा सकते हो क्या? जा सकते हो, लेकिन जनरल मीटिंग में फिर से वोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होते हैं वो होता है एक तो बोर्ड रिजोल्यूशन, या फिर होता है यूनानिमस रिजोल्यूशन। सर ये क्या होता है बोर्ड रिजोल्यूशन, ये क्या होता है यूनानिमस रिजोल्यूशन? एकदम आराम से समझना। अगर मैं बात करूं बोर्ड रिजोल्यूशन के बारे में, तो बोलते हैं अगर मेजॉरिटी फेवर में है, मतलब वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। 4 लोगों ने नहीं बोला, 4 डायरेक्टर ने, और 5 डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया, एक भी डायरेक्टर ने अगर ज्यादा हाँ बोल दिया ना, तो बेटा बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, इसी को बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। व्हाट इज यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन सर? जैसे कुछ सेक्शन आप लोग पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 186 चैप्टर नंबर 2 है आपके सिलेबस में। सर इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर, कौन सा आपका सेक्शन नंबर 203 अपॉइंटमेंट ऑफ KMP के बारे में, इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह के से लेके। तो बेटा क्या बोला गया है, ऐसे कुछ जगह है जहां पे एक तरफा वोट होने चाहिए, मतलब ऑल डायरेक्टर, और ये वर्ड बड़े अक्षर में लिखो, प्रेजेंट, ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट शुड वोट इन फेवर, तो बोलेंगे रिजोल्यूशन पास बाय यूनानिमसली। मतलब सर सुनो, एग्जांपल लिखेंगे बस। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंदर, TNOD आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपनी में 15 है। सर मीटिंग में कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है? मीटिंग में डायरेक्टर प्रेजेंट है मानो 12। फेवर में कितने लोग डायरेक्टर ने वोट किया? 11। और अगेंस्ट में कितने डायरेक्टर ने किया? आप बोलो बोलो, एक बोलोगे, किसी ने भी नहीं। और कितने डायरेक्टर जिन्होंने वोट ही नहीं किया? एक। मतलब 12 डायरेक्टर आए जिसमें से 11 ने तो फेवर में वोट किया, एक ने वोट नहीं किया। बताओ क्या यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ? क्या लगता है? आंसर इज यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन नॉट पास। सर क्यों? बिकॉज लिखा था ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट, जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट है सबने फेवर में वोट करना चाहिए, एक आधा स्किप हो गया। तो ऐसा चलने वाला है क्या गाइस? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यूनानिमस रिजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ। समझ में आया कैसे? तो बोर्ड मीटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे 2 तरीके के रिजोल्यूशन होता है। एक होता है आपका बोर्ड रिजोल्यूशन विच इज अ सिंपल मेजोरिटी, एक होता है गाइस आपका यूनानिमस रिजोल्यूशन। जल्दी बताओ क्या आपको ये वाले सारे पॉइंट समझ में आए? और सर RCB जो होता है, RBC सॉरी, हाँ RBC रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यहाँ पे हमेशा मेजोरिटी को ही देखा जाएगा। ठीक है,
ये हो गया आपका सेक्शन नंबर, सॉरी सेक्शन में अभी नहीं बात करना है। जनरल मीटिंग में जो बोर्ड, कौन से वोट होते हैं, शेयर होल्डर के वोट। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है गाइस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सा? ऑर्डिनरी और स्पेशल। सर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब क्या? देखो कुछ कंडीशन है। अगर आपको रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। और नोटिस आपको हर केस में देना पड़ेगा, चाहे रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल हो। ठीक है। दूसरी बात ये है गाइस, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, बेटा ऑर्डिनरी मतलब जो हर साल होता ही होता है, ऐसा नहीं। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में नो फर्दर, सुनो, हाँ, जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है इसमें आपको क्या पता है? नो नीड टू मेंशन, नो नीड टू मेंशन इट्स ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन नोटिस। नोटिस में अलग से लिखना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि हम लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो रहे हैं। अगर आपने बोल दिया रिजोल्यूशन पास करना है मतलब ही ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। और बेटा स्पेशल नोटिस एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ेगा इन नोटिस दैट इट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। आपको बताना पड़ेगा ये स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल है, नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब पास होता है? व्हेन वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। अगर फेवर में अगेंस्ट से ज्यादा वोट है, सर 3 अगेंस्ट में, 4 फेवर में, 10 अगेंस्ट में है और 11 फेवर में है, सर 0 अगेंस्ट में है, 1 फेवर में है, कुछ भी रहे, इन दैट केस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज पास। अब सुनो, इसके अलावा क्या बोला है? इसके अलावा ये बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन में, व्हेन वोट कास्ट इन फेवर इज थ्री टाइम ऑफ इज 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट। मतलब अगर 10 लोगों ने नहीं बोला तो हाँ बोलने वाले कम से कम 30 लोग चाहिए, तब बोलेंगे हम लोग कौन सा रिजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल। सर अगर 9 लोगों ने नहीं बोला तो हाँ बोलने वाले 27 होने चाहिए। सर एक ने नहीं बोला हाँ बोलने वाले 3। सर 0 ने नहीं बोला हाँ बोलने वाले 3 नहीं, एक भी काफी बेटा, देख ले 0 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से 0 आएगा ना, एक भी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे बोला है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मतलब इन केस ऑफ टाई, अगर मानो 5 अगेंस्ट में हो 5 फेवर में, इन केस ऑफ टाई, टाई हो गया, 5 अगेंस्ट में है और 5 फेवर में है तो टाई हो गया, तो चेयरमैन को एक एक्स्ट्रा वोट मिलता है। तू हाँ बोले तो रिजोल्यूशन पास, तू ना बोले तो रिजोल्यूशन फेल। तो कास्टिंग वोट मिलता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी, ओनली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के केस में। स्पेशल रिजोल्यूशन में देयर इज नो केस ऑफ टाइम, मतलब 10 ने हाँ बोला 29 ने ना बोला, एक चाहिए सर हाँ बोलने के लिए, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कास्टिंग वोट। तो स्पेशल रिजोल्यूशन में कास्टिंग वोट वाला कंसेप्ट है या नहीं है? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कास्टिंग वोट। ठीक है। मैं आज बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला, आपको कुछ तो बोला कि पब्लिक कंपनी कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए, 1 पर्सन कंपनी में 1 चाहिए। अब कुछ और टेक्निकल पॉइंट, बहुत ही प्यारा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, बेटा लिखना, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर कितने चाहिए ना और मेंबर कितने चाहिए बताओ? मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम 3 डायरेक्टर, मिनिमम 7 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर और क्या बोल सकते हैं, 2 मेंबर। अगर मैं पूछूँ लॉजिक क्या है आपको पता है? यहाँ पे क्यों 7 लिखा है, 6 क्यों नहीं लिखा, 8 क्यों नहीं लिखा, बताओ? क्या आपको इस बात का लॉजिक पता है? 6 क्यों नहीं लिखा, 8 क्यों नहीं लिखा, 7 क्यों लिखा, बताओ? सर ये बातें हम लोग इंटर से फाइनल में आ गए, फिर भी हमें पता नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों लिखा? देखो अब मैं आपको बताता हूँ एकदम आराम से। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए गाइस? 3 पब्लिक में, और प्राइवेट में कितने? 2। बेटा समझना,
हमारा कंपनीज एक्ट फॉरेन के कंपनीज एक्ट से मर्ज करता है, मतलब मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है, इंस्पायर भी है, हमने खुद उन्हीं का लिया है। क्या? कंपनी एक्ट उठा के। प्राइवेट कंपनी ये वो कंसेप्ट है जो इंडिया में हम लोगों ने लाया है। पब्लिक कंपनी बाहर कोई कंसेप्ट नहीं, बाहर विदेशों में देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, खत्म। बनी हुई कंपनी, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी। बननी चाहिए थी लेकिन बनी नहीं, अनइनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड, बस इतना ही है। इसलिए देखना अमेजोन आईएनसी बोलते हैं, है ना, आईएनसी क्या, इनकॉर्पोरेटेड। अब सीन क्या है सुनो। तो पब्लिक कंपनी में 3 लोग क्यों बोले, पहले इसका लॉजिक समझना। मान के चलो एक है हस्बैंड और एक है वाइफ, ये तो तुम्हारा प्राइवेट हो गया ना, पब्लिक कहाँ पे है? तो इनके बीच में कोई तो चाहिए थर्ड पर्सन, देन इट बिकम अ पब्लिक। इसलिए देखना, अगर एक कंपनी में 15 डायरेक्टर है तो कम से कम उसके 1/3 मतलब कितने, 5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं, जिनका तुम्हारे कंपनी से कोई एसोसिएशन नहीं है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसको बोला गया है प्रिस्क्राइब, पब्लिक कंपनी प्रिस्क्राइब। समझ में आ रहा है क्या? क्या लॉजिक नंबर समझ में आया? एक क्यों बोला है? एटलीस्ट 1/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। बाहर का एक तो भी व्यक्ति होना चाहिए ना, तभी जाके आपके कंपनी को क्या बोलेंगे, पब्लिक बोलेंगे। अब सोचो, और एक बात आपको एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ कंपनी के अंदर जो व्यक्ति तुम्हारा मेंबर है, अगर वो इंडिविजुअल होगा तो वही व्यक्ति तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में मुकेश अंबानी मेंबर भी है, मुकेश अंबानी डायरेक्टर भी है, तो मेंबर और डायरेक्टर कॉमन हो सकते कि नहीं हो सकते? हाँ। सोचो, कंपनी को एक डिसीजन पास करना है, क्या कंपनी ने डिसीजन लिया 1 करोड़ का लोन लेना है, 1 करोड़ का लोन। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे 3, इन्होंने बोला यस हमको लोन लेना है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यस बोला, अब ये हम लोग रिजोल्यूशन किसके पास लेके जाएंगे, शेयर होल्डर के पास। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सेम व्यक्ति यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर। बेटा बताओ ये यहाँ पे हाँ बोलेंगे या यहाँ पे ना बोलेंगे? क्या लगता है? हाँ बोलेंगे। मतलब कोई इतना कैसे रह सकता है कि पहले हाँ बोला और बाद में ना बोल रहा है? तो जो पहले हाँ बोला वो बाद में भी हाँ बोलेगा ना, तो ये यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, हाँ, यस बोलेंगे, और बेटा रिजोल्यूशन हो जाएगा पास। इसलिए बोला अगर कोई व्यक्ति है डायरेक्टर वही तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर है तो ये कॉमन हो सकते हैं, हाँ। तो ये 3 लोगों ने अगर हाँ बोला तो इनको ना बोलने वाले कम से कम इससे एक तो भी ज़्यादा होना चाहिए ना। तो ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा क्या होता है, नंबर 4। तो 3 + 4 बिकम 7। सो दिस नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 इज वाई टू ब्रेक द टाई। अगर यही लोग कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर भी रहे तो इनको ना बोलने वाले कम से कम इनसे ज़्यादा होने चाहिए, दैट बिकम 4। समझ में आया? ये नंबर आया तुम्हारा 7। ये लॉजिक मेरे को पता है, तुम लोगों को किसी ने नहीं बताया, एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट जिनको जो फाउंडेशन में इंटर में मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको ये लॉजिक पता है। जनरली बच्चों को ये वाले लॉजिक नहीं पता है। तो यहाँ से आया तुम्हारा नंबर 3 की जगह पे 7। समझ में आया? पब्लिक कंपनी कोई तो बाहर का चाहिए, इसलिए 3, मियाँ बीवी और काजी बीच में, और इनको अपोज करने के लिए कम से कम चौथा 4 एक्स्ट्रा चाहिए, तो बिकम 7। अब सर हम लोगों के इंडिया में चल रहा था पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप को बोला यार तुम भी कंपनी बनाओ, बोले हम लोग नहीं चाहते हमारे बीच में मिडल मैन कोई और आए, हम दोनों प्राइवेट प्राइवेट है, प्राइवेट प्राइवेट ही करते, प्राइवेट प्राइवेट ही रहते हैं। तो बोले ठीक है, आपको 2 ही लोग ओनर चाहिए क्या, 2 ही लोग मैनेजमेंट में चाहिए क्या? बोले हाँ। चलो बोले 2 डायरेक्टर से काम जम जाएगा तुम्हारा, जमा देंगे सर, बोले काम अपन नहीं, ओनर ओनर तो साथ रखना ना, नहीं रखना, इससे अच्छा हमारा पार्टनरशिप अच्छा है। तो बेटा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ मेंबर को भी कितना कर दिया, 2 कर दिया, दिस बिकम अ प्राइवेट कंपनी। समझ में आ रहा है? अब जो सोल प्रोप्राइटर थे इंडिया के अंदर, सोल प्रोप्राइटर, इनको भी कंपनी बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। इसलिए कंसेप्ट आया कौन सा, 1 पर्सन कंपनी, जहां पर एक मेंबर और एक डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब सर सुनो, क्या हो गया, जब तुम पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी के अंदर, डोंट यू थिंक दीज आर 2 डिफरेंट पर्सन? पार्टनरशिप इनकम टैक्स के लिए हिसाब से एक अलग पर्सन है, पार्टनरशिप एक फर्म बोलकर अलग पर्सन है, कंपनी अलग पर्सन है। तुमको नहीं लगता है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी अंडरटेकिंग, इसकी एसेट, मतलब इसका पाऊ, पार्टनरशिप का पाऊ, पाऊ मतलब क्या, प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग, किसको ट्रांसफर होने वाली है, कंपनी को। और कंपनी को जब तुम ट्रांसफर करोगे तो डोंट यू थिंक वहां पर क्या लगेगा, टैक्स।
टैक्स लगेगा। इसलिए देखना इनकम टैक्स में कैपिटल टैक्स के अंदर एग्जम्पशन दिया हुआ है। जब आप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो कंपनी के अंदर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, इट इज नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन। लॉजिक समझ में आया? तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इंडिया में पहली बार कोई कंसेप्ट लाया, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। नंबर भी मैंने आपको लॉजिकली बता दिए। अब सर इतना हमको याद रखना है क्या? नहीं रे ढोकलो, ये तुमको याद नहीं रखना है, मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ, यू शुड नो। ये पहला लेक्चर देख के तुम मेरे लेक्चर परचेस करोगे, दोस्तों को भी तो शेयर करोगे ना, इसलिए कुछ बातें मैं तुमको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जरूरी है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आता है कि जो कंपनी है, कंपनी और जो डायरेक्टर है, इनके बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनके बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन कुछ ऐसा है कि जो डायरेक्टर है इज अ एजेंट। मतलब हमने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर किसी का सैलरी नहीं दे रहा है तो हम लोग डायरेक्टर पे केस फाइल करते हैं या कंपनी पे केस फाइल करते हैं। डायरेक्टर एक कठपुतली है, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर इज अ एजेंट, मतलब ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ही इज अ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो इज एक्टिंग लाइक एजेंट। और कंपनी यहाँ पे क्या बन गई है? प्रिंसिपल। दूसरा बात हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, कंपनी जो है इसकी जो प्रॉपर्टी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का एक्चुअली जो ओनर है, इस प्रॉपर्टी का जो एक्चुअली कौन है? ओनर है। ये ओनर कौन है? खुद कंपनी। इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट किसको मिलने वाला है गाइस आगे भविष्य में? शेयर होल्डर को। लेकिन इस प्रॉपर्टी को मैनेज कौन कर रहा है बताओ? मैनेज कौन कर रहा है? बोले डायरेक्टर। सो जब डायरेक्टर मैनेज कर रहा है कंपनी के प्रॉपर्टी को, तो डायरेक्टर इज बिकम अ ट्रस्टी टू मैनेज द एसेट, टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। समझ में आया? तो एग्जाम का ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्टर इज द एजेंट एज वेल एज द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। और अब आप एक बात देखो कि मैंने जो बातें आपको पढ़ाई है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए सिर्फ कि 3 2 1, मैक्सिमम 15। इसके बियॉन्ड जाने के लिए यूनिट स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसमें भी बहुत टेक्निकल बातें हैं, मैं अभी बता रहा हूँ। ये स्पेशल रिजोल्यूशन वाला पॉइंट बहुत टेक्निकल है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मानो डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या लगता है? डायरेक्टर को अगर आपको अपॉइंट करना है तो बताओ क्या चाहिए होता है? ओआर चाहिए होता है, एसआर चाहिए होता है? तो बेटा सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 2 बोलता है डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जनरली चाहिए होता है ओआर। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आप री अपॉइंट करो, आगे जाके कंसेप्ट पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको री अपॉइंट कर रहे हो तो ऐसा चाहिए। जनरली डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिए? ओआर। मानो मेरे कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बेटा मेरे कंपनी में कितने डायरेक्टर? 15। अब मेरे को डायरेक्टर अपॉइंट करना है 16 और 17 और 18। अब मेरे को एक बात बताओ, ये डायरेक्टर जब मैंने अपॉइंट किए होंगे मेरे कंपनी के अंदर, मैंने क्या पास किया होगा? बीआर या ओआर? बेटा ओआर पास किया या एसआर पास किया? ओआर। अब मैं बोल रहा हूँ 15 डायरेक्टर के ऊपर जाना है तो यूनिट एसआर। तो डायरेक्टर नंबर 16 17 और 18 को अपॉइंट करना है तो मेरे को क्या पास करना पड़ेगा? एसआर 1, एसआर 2, एसआर 2। करेक्ट? यस और नो? सही है? यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस। क्यों सर? डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए अभी भी लगेगा ओआर। बेटा 15 की लिमिट को क्रॉस करने के लिए, बियॉन्ड जाने के लिए यू नीड टू पास एसआर। मतलब बेटा 15 से 16 पे जाने के पहले, मतलब पास एसआर एंड देन अपॉइंट डायरेक्टर बाय पासिंग ओआर। एसआर पास करके तुम लिमिट के बाहर जा सकते हो। देखो क्या लिखा है यार लॉ में, लॉ को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग एसआर। पासिंग एसआर, डायरेक्टर की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए एसआर पास करना है, अपॉइंटमेंट के लिए एसआर पास नहीं करना है गाइस। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? समझ में आया सर? लॉ टेक्निकल तो है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर मैं समअप कर दूं, आज वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या? पहली बात ध्यान देना, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने
बेसिक पढ़ लिया लॉ का, कैसे लॉ बनता है। इसके अलावा गाइज मैंने आपको पढ़ाया था, सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ कि जो कंपनी है, कंपनी को चलाने वाले एक तो होते हैं शेयर होल्डर, दूसरे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर का एक तो होता है जनरल मीटिंग, क्या, चलो शेयर होल्डर का क्या होता है जनरल मीटिंग, और बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर के रिजोल्यूशन होते हैं ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन होते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन और यूनानिमस रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी मतलब क्या, वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। स्पेशल मतलब वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट। इसके अलावा गैस अगर बी आर का बोलूँ तो वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। एंड यहाँ पे क्या, ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट, ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट शुड वोट इसमें इन फेवर। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक रिजोल्यूशन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कंपनी होती है, कंपनी के अंदर वाई वी नीड अ डायरेक्टर, डायरेक्टर क्यों चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है लार्ज इन नंबर। दूसरा, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद नहीं कर सकती कुछ। और सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 पढ़ता है कि कंपनी के पास क्या होने चाहिए, डायरेक्टर। तो बेटा डायरेक्टर कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल। क्या समझ में आ रहा है, यस और नो। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, 1 2 3 ओपीसी प्राइवेट पब्लिक कंपनी। बेटा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। और 15 के बियॉन्ड जाने के लिए फर्स्ट पास, ये सर इस पॉइंट को भी बहुत डिटेल में मैं कल बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। एश्योर कर रहा हूँ इसी तरीके से पूरा का पूरा कंपनी लॉ आपको लिखते 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 पढ़ाने वाला हूँ। आप भी देखो, आपको 1.5 घंटा कैसे गया समझ में नहीं आया, पहला शायद आधा 1 पौन घंटा हार्ड गया होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक वो बातें की थी जो ऑलरेडी लिखी हुई थी। अब तुम सोचना उन टीचर के बारे में जो सिर्फ कंटेंट को बता बता के अंडरलाइन कर करके पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टीचर के बारे में जो लिखाते लिखाते आगे बढ़ रहे हैं, क्या ज़्यादा कन्वीनियंट है। एंड टेक अ वाइज डिसीजन इन योर लाइफ। ठीक है, with me you will easily crack your examination. Thank you so much. This side CS Satish Bharati signing off.